Priya, just 2 seconds. Yeah. If you can just give me, I'll let you. You'll see the meeting live stream is starting when it comes. We are live. Yeah. Thank you. सभी साथियों को जिंदाबाद। मेरा नाम प्रिया है और मैं एक इंडिपेंडेंट रिसर्चर हूँ और जल जल जमीन के मुद्दों को लेकर के काम करती हूँ। आज का जो सत्र है हमारा रिन्यूएबल एनर्जी पे, दिस इज पार्ट ऑफ 4 पार्ट सीरीज जो हमने जून के महीने में किया है, ये ग्राउंडेड वॉइसेस का। ये जून का महीना आप सबको पता है कि एनवायरनमेंट फोकस्ड रहा है और हमेशा ही रहा है। तो हमने इसके जो पहले के जो 3 हफ्ते हैं, इसमें हमने जो है बात की अलग अलग सेक्टर्स में जो भी एनर्जी को लेकर के हो रहा है उसके बारे में। हमने कोयले के बारे में बात किया, कोल बेस्ड थर्मल एनर्जी के बारे में एक सत्र में बात किया। We moved on to talk about hydro basically, and we also spoke about nuclear energy. तो ये सारे सेक्टर्स को कवर करके ये जो अंतिम वाला जो सत्र है, इसमें we are going to focus एक्चुअली ऑन रिन्यूएबल्स, जो कि पूरी तरह से आज अभी तक हम बहुत सारे हमने इश्यूज देखे, चैलेंजेस देखे, व्हाट इज रॉन्ग विद फॉसिल फ्यूल, ये इसके ऊपर बहुत सारी चर्चाएं हुई। ये जो सत्र है इसमें दिस इज मोर फोकस्ड ऑन सॉल्यूशंस, जो विकल्प है उस पे ज्यादा फोकस है। इस पे बात करते हुए मतलब ये शुरू करने से पहले मुझे लगता है आज का जो दिन है वो as we talk about this, we know कि कल जो है तीस्ता को जो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया कल एहसान जाफरी वाले केस में, वो बहुत ही दुखद सी मतलब ये है। और उसके बाद किस तरह से तीस्ता को अरेस्ट किया गया, जिस तरह से इलीगली डिटेन किया जा रहा है साथियों को, तो मुझे लगता है कि ये जो पूरा सत्र है और ये जो डिस्कशन है, तीस्ता ने भी काफ़ी एनवायरनमेंट को लेकर के भी काफ़ी इंटरवेंशंस किए हैं। हालांकि उनका सबसे ज़्यादा इंटरवेंशन जो है जो रायट्स रहे हैं उसमें जो भी राइट के विक्टिम्स रहे हैं उनको जस्टिस दिलाने के लिए, उनके लिए जो लड़ाई है उनकी, उसमें उन्होंने सबसे ज़्यादा अपना ठोस रूप से योगदान दिया है। और हमको पता है कि किस तरह से उसके लिए शी इज बीइंग हंटेड डाउन। तो मुझे लगता है कि ये सत्र हम शुरू करें विथ अ सॉलिडारिटी टू Tista Setalwad, as well as condemning the state's, high-handedness and brazenness in going ahead and doing this. Tista is not the first person to be hunted down by the state. She's joining many others, who are facing unlawful, incarceration by the government, at the hands of the government. So I think as NAPM, we are totally in solidarity with Tista, and we condemn basically the state's action against her, and we believe that she'll come out of it strong, and we believe we will stand up and speak up for her, and we join our voices in a large number of people who are in this, and we unequivocally demand her release basically. We believe strongly that this wrongful incarceration should stop, and we in this forum as the NAPM, we want to kind of demand her release, her immediate release basically. So yeah, so we begin with this solidarity with
with Tista. Yes, and we are moving on to today's session. And as I said earlier, this is part of this is the fourth discussion in the 4-part series, and this is focused more on renewables. So we will talk. Well, I'll try and talk in both Hindi and English. And if some of the speakers are talking in English, मैं कोशिश करूंगी कि मैं उनका थोड़ा सा अनुवाद भी कर दूं, और आई थिंक मीरा और अमोल आप लोग टाइप करके भी कुछ अनुवाद डालेंगे शायद चैट में, तो यूजुअली हम लोग वो भी करते हैं, तो वो भी होगा साथ साथ में। तो ये जो रिन्यूएबल्स का जो पूरा सेक्टर है, इसमें हमने खास करके ये देखा है कि अगर एनर्जी का पूरा पैराडाइम देख लें, एनर्जी का जो पूरा ये देख लें, तो हमने साफ तौर से ये देखा हुआ है कि भाई आज भी भारत का जो ज्यादा तौर पे जो एनर्जी है वो फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी सोर्सेज से ही आता है, रिन्यूएबल्स का शेयर बहुत छोटा है। लेकिन हमने ये भी देखा है कि इंटरनेशनली बहुत ज्यादा डिस्कशन है रिन्यूएबल्स को लेके, और बहुत सारे राज्य इंटरनेशनली लॉट्स ऑफ कंट्रीज आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल्स इन अ बिग वे। अब जब हम रिन्यूएबल्स की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स क्लाइमेट चेंज का जो पूरा बैकड्रॉप है उसको देखते हुए देयर इज अ ह्यूज थ्रेट, एंड हमको पता है कि कार्बन एमिशंस हमको रिड्यूस करना है, वी हैव टू कीप आवर एमिशंस एंड वी हैव टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर्स बिलो 1.5 डिग्रीज, है ना। तो ये वाले पूरे परिप्रेक्ष्य में हम रिन्यूएबल्स को एक बहुत बड़ा सोल्यूशन के तौर पे देखते हैं, लेकिन रिन्यूएबल्स को सोल्यूशन के तौर पे देखते हुए ही हमको पता है कि ये जो ग्रीन एनर्जी की बात हो रही है, हम बात कर रहे हैं ट्रांसिशन की, वो ट्रांसिशन कैसा होना चाहिए उसके बारे में भी बहुत बातचीत हो रही है। रिन्यूएबल्स की जब बातचीत हो रही है तो वहां पे एक चीज बहुत हमने देखा है कि वर्ल्ड ओवर जो है, और खास करके इंडिया में हम जो देख रहे हैं रिन्यूएबल्स की जो ग्रोथ पैटर्न है, उसमें हम साफ तौर से देख रहे हैं कि लार्ज स्केल रिन्यूएबल्स, यूटिलिटी स्केल रिन्यूएबल्स की जो है ग्रोथ वो बहुत ज्यादा हो रही है। whereas डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी की जो हम बात करते हैं, जब जहाँ पे हम क्लस्टर लेवल पे एनर्जी प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं, वो बहुत ज्यादा जो है उसको बहुत ज्यादा पुश नहीं मिल रहा है। हमने देखा कि किस तरह से पेरिस अग्रीमेंट में हमने 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल्स की बात की, और अभी जो ग्लासगो में रिसेंटली कंक्लूडेड लास्ट ईयर जो कंक्लूड हुआ इंटरनेशनल नेगोशिएशन, उसमें भी हमारी सरकार ने जाकर के उस पूरी थिंग को 175 से अचानक हमने 500 गीगावाट की बात की। लेकिन वहां पे अहम बात यह है कि 500 गीगावाट की हमने तो कमिटमेंट करी है कि हम ग्रो करेंगे रिन्यूएबल एनर्जी पे, बट व्हाट काइंड ऑफ रिन्यूएबल्स, इस पे हमको बात करने की बहुत जरूरत है, क्योंकि हम रिन्यूएबल्स को यूजुअली सोचते हैं कि बहुत ग्रीन है, लेकिन देयर आर चैलेंजेस। ऑफ कोर्स देयर इज नो डाउट कि हमको रिन्यूएबल्स की ग्रोथ चाहिए, but when we talk about renewables, not everything is green. There are certain gray areas, and this is an opportunity to talk about some of those gray areas, to highlight some of it, जो दिक्कतें या जो गलतियां हमने फॉसिल फ्यूल सेक्टर में की हैं, वो चाहे लैंड ग्रैब को लेकर के हो, जल जंगल जमीन, मतलब तीनों को बर्बाद करते हुए, लोगों से उनकी आजीविका और नेचुरल रिसोर्सेज को छीनते हुए, लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट करते हुए हमने फॉसिल फ्यूल को डेवलप किया है। हमको अभी वी हैव एन अपॉर्चुनिटी नॉट टू डू दैट। ये बहुत जरूरी है कि हम उसी तरह का जो है चेंज ना देखें। हम इस ट्रांसिशन को जब हम देख रहे हैं एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में, तो वी डोंट रिपीट द मिस्टेक्स दैट वी डिड विद फॉसिल फ्यूल। उसके लिए बहुत जरूरी है कि इस समय, नाउ इज द टाइम टू टॉक अबाउट renewables and talk about the regulatory framework. What does it talk about? Look at the places जहाँ पे ये implement हुआ है, वहाँ क्या क्या दिक्कतें आई हैं, ये देखना, समझना और पढ़ना और सीखने की बहुत जरूरत है। So I would like to kind of open, आज बहुत ही interesting speakers हैं हमारे साथ इस पूरे सत्र में, लोग जिन्होंने काफी रिसर्च किया है, जो ग्राउंड से काफी उनका जुड़ाव रहा है, एक्शन रिसर्च जमीन पे से जिन्होंने काम किया है। तो इस पूरे संदर्भ में हम सुनेंगे हमारे आज के वक्ताओं से। वी विल हियर आवर स्पीकर्स टुडे। हमारे स्पीकर्स में सुमेर सिंह जी हैं,
और उसके अलावा जो है मयंक हैं, मयंक अग्रवाल हैं, भार्गवी राव हैं, वसुंधरा जयरथ हैं और मीनाक्षी कपूर हैं। ये सारे साथी हैं जिन्होंने जो है इस मुद्दे को लेकर के काफी रिसर्च किया है, इन्होंने इस पे काफी जो है काम भी किया है। अब जस्ट मूविंग ऑन टू द फर्स्ट स्पीकर, तो हम इसका जो पूरा ये है वो ये है कि हम लोग ये पूरे चीज को हम हर स्पीकर जो है फर्स्ट राउंड में 10 मिनट अपनी बात रखेगा। उसके बाद जो है हम एक then we'll have a few questions for the speakers. So in the second round the speakers will talk for around 5 minutes. उसके बाद हम फ्लोर को ओपन करेंगे. If there are any questions, people can ask any comments, any thoughts or suggestions that people want to add. You're welcome. And towards the end of the whole session, we have each of the speakers, we'll invite them to kind of share their closing remarks on this issue. तो शुरुआत हम सुमेर सिंह जी से करेंगे. सुमेर सिंह भाटी जी जो कि जो कि हैं श्री देगराई कैमल कंजर्वेशन एंड डेयरी मार्केटिंग सर्विस ऑर्गेनाइजेशन से. सनमंता जो गांव है जैसलमेर राजस्थान में, वहां से हैं वो. और उन्होंने जो है वहाँ के जो एनवायरनमेंट कंजर्वेशन और वाइल्ड लाइफ के जो भी मुद्दे रहे हैं उसको लेकर के जो है खास तौर से वो काफी तरह समय से इस पे काम कर रहे हैं. वो जो वहाँ पे जो ग्रीन एनर्जी की जो कंपनीज आई हैं और उनके रीजन में और उससे उनको क्या दिक्कत हो रही है, और खास करके वहाँ पे जो उनका जो कैमल रेयरिंग की जो बात हो रही है, और वहाँ पे जो कैमल रेयरिंग में जो उनका पैस्चर लैंड है उसको किस तरह से उसका डिस्ट्रक्शन और उसमें एक्सेस का जो मुद्दा हुआ है उसको लेकर के उन्होंने एक कोर्ट केस भी फाइल किया है. तो मैं सुमेर सिंह जी भाटी से अनुरोध करूंगी कि वो अपनी बात रखें और हम ये पूरा सत्र उनकी बात सुनकर शुरुआत करेंगे. सुमेर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, आ रही है. तो बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आज इस मंच पे बोलने के लिए मौका मिला. और मैं जैसलमेर से बिलोंग करता हूँ. मैम, मैं ये कहता हूँ कि विकास के लिए हम हमेशा तत्पर रहते हैं और हमारा देश डेवलपमेंट भी होना चाहिए. लेकिन जो यहाँ जो कार्य हो रहा है उसका उल्टा हो रहा है. यहाँ न तो कोई वैज्ञानिक दृष्टि से, न तो कोई जो लैंड है उसको अनदेखा करके वो यूज किया जा रहा है, जिसमें चारागाह की बहुत कमी आ रही है. वाइल्ड लाइफ की जो यहाँ गोडावण एक विलुप्त के कगार पे है उसको अनदेखा किया जा रहा है. मतलब कई हमारे सामने विकट समस्याएं आ चुकी हैं इस जो सौर ऊर्जा सोलर प्लांट के कारण. यहाँ जो लाइनें हैं इनकी है वो यहाँ से निकालने से यहाँ बर्ड्स जो साइबेरियन पक्षी यहाँ आते हैं, विचरण करते हैं हमारे यहाँ जैसलमेर में देख रहे हैं ओरण में, तो वो आए दिन टकरा टकरा के खत्म हो रहे हैं. जिसमें हमने हाई कोर्ट को भी हमने चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट को भी चैलेंज किया है. उसने अभी तक उसका रिजल्ट, सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश आ चुका है, मतलब अभी रोक लग गई है. लेकिन इसके ऊपर वैज्ञानिक दृष्टि से अगर ध्यान नहीं दिया गया तो ये जैसलमेर एक पशु बहुल इलाका है. जो 40% सोलर प्लांट एक जैसलमेर को ही टारगेट किया है, जो हिंदुस्तान का मेन चीज है. इस कारण से मैम मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सभी को ये कहना चाहता हूँ कि इसके ऊपर गौर दे करके, और जो चीजें हैं वहाँ वाइल्ड लाइफ, वन्य जीव सब खत्म हो रहे हैं आए दिन, मतलब इसका एकदम. और वहाँ की जनता के लिए दुखदायी हो गया है, उनको प्लान करना पड़ रहा है. जिस जगह चारागाह था वो चारागाह बिल्कुल सिमट चुका है. और हम जो गरीब जनता है उसका कोई कहीं जाना, कोई सुनवाई नहीं होती है. वो अडानी के सोलर पावर है या बड़ी कंपनियों के सोलर पावर है, वो पावर से आते हैं और वहाँ जनता को धमका करके अपना कार्य कर देते हैं. तो हमारे लिए बड़ा दुखदायी काम है वहाँ की जनता के लिए, वाइल्ड लाइफ के लिए, वन्य जीव के लिए. और जो ऊँट राज्य पशु घोषित है, ऊँट वैसे ही विलुप्त के कगार पे है. लेकिन ऊँट के लिए चारा गाह चाहिए, लेकिन वो चारा गाह आज धीरे धीरे सिमटता जा रहा है. पेड़ पौधे लाखों की तादाद में खिड़कियाँ जो हाईकोर्ट का आदेश आने के बाद में भी रातों रात निकाली जा रही है. मतलब ये बहुत दुखदायी चीजें हैं. क्लाइमेट, बायोडाइवर्सिटी, मतलब सब चीजें अगर देखा जाए तो उसमें बहुत ही बड़ा दुखदायी काम है. उसके ऊपर कोई वैज्ञानिक दृष्टि से कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है. और
जहाँ वहाँ वाइल्ड लाइफ का ये सर्वे करवाते हैं, तो पैसों से दे करके जो भी NGO आता है उसको खरीद देते हैं ये लोग। मतलब ये वहाँ हमारे लिए बहुत बड़ा दुखदायी काम। धन्यवाद, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ। सिंह जी थोड़ा सा और मतलब थोड़ा सा और अगर अपनी बात को रखें, मतलब और थोड़ा डिटेल में अगर रखें कि वहां पे जो चारागाह थे वो आप लोग कितने सालों से उसका उपयोग कर रहे थे, ये कंपनी कब आई, और उसके बारे में थोड़ा और अपने केस के बारे में थोड़ा और अगर डिटेल में बताएं तो बहुत अच्छा। बिल्कुल बताता हूँ। जैसे वहाँ हमारा एक जैसलमेर के अंदर मेरी पंचायत है जिसमें 5000 ऊँट है एक पंचायत के अंदर। वहाँ मेरी खुद की 400 कैमल है। मैम आज कराना बड़ा मुश्किल का काम हो गया है। हमारे ऊपर एक विकट समस्या आ गई है, क्योंकि इसके अंदर कैमल के अंदर आय के स्रोत वैसे ही कम हो गए हैं। अब हम जाए तो जाए कहाँ, चारा चराए तो कहाँ चराए। ये बहुत बड़ी दिक्कत, मतलब एक हमारे लिए बहुत बड़ी दुखदाई जो मेरे लिए नहीं, हमारे वहाँ पशुपालकों के लिए बहुत बड़ा दुखदाई चीजें हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर रहा है कि हमारी ना तो कोई गवर्नमेंट सुनती है, ना राज्य सरकार, ना केंद्र सरकार, कोई नहीं सुनता है। इसलिए मैंने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को जजमेंट दिया, उसका फाइल जो आपने कोर्ट में केस किया है। जी मैम। हाँ, ये जो आपने बोला कि लोग पलायन करके जा रहे हैं, वो किधर जा रहे हैं और उसके बारे में थोड़ा सा बता सकते हैं क्या? नहीं, अब जिस जगह दूसरी जगह जा रहे थे वो जगह भी आज उन्होंने रातों रात अलॉट हो रही है, तो ये हमारे लिए अब जाना भी मुश्किल हो गया। पहले तो दूसरी जगह थी, लेकिन वो जगह भी आज अलॉटमेंट हो रही है। रातों रात 6,000 बीघा, मतलब 500-600 मेगावाट के जो प्लांट आ रहे हैं, लेकिन वो एक जगह ही आ रहे हैं। जैसलमेर को ही टारगेट किया जा रहा है। 40% जो चीज है उसको जैसलमेर को ही टारगेट किया जा रहा है। इसके लिए ऐसी तो बंजर भूमियां कई जगह और भी है। वैसे जैसलमेर को कुछ जगह ले ली जाए, लेकिन सब जगह पूरा एक जगह टारगेट नहीं किया जाए तो पशुधन भी बचाया जा सकता है। जी मैम। तो आपने बोला कि वहां पे जो आप लोगों का चारागाह है वो उसको नष्ट किया जा रहा है, वहां पे क्या बाउंड्री वॉल्स बन रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। वहाँ बाउंड्री बना रहे हैं और वहाँ सौर ऊर्जा का सोलर प्लेटें लग रही हैं, जो अंदर किसी को ना तो एंट्री होती है, ना तो कोई गाय को होती है, ना भेड़ को होती है, ना बकरी को, ना कोई ऊँट को। और मतलब ये जमीन जो है वो पूरा आपका चारागाह है या प्राइवेट लोगों की जमीन भी ली गई है? प्राइवेट लैंड भी है और ज्यादातर चारागाह है। चारागाह को टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल, जो है गवर्नमेंट लैंड है और कुछ ओनर है हमारी जो मंदिरों के नाम पे, लेकिन वहाँ रिपोर्ट में दर्ज ना होने के कारण उसको भी टारगेट में किया जा रहा है, जो कई 500 साल से ये आ रही है। अच्छा, जो 500 साल से जिस चारागाह का उपयोग हाँ, आप मतलब राजा महाराजा ने छोड़ी थी, वो उसको टारगेट किया जा रहा है। उसको टारगेट किया जा रहा है। और ये जो तो अभी अभी वहां पे आप लोगों का संगठन जो है क्या कर रहा है, और आप लोगों ने केस कहाँ पे हम डाला? पैदल यात्राएं करते हैं, जहाँ चारागाह होता है उसको चारों तरफ से यात्राएं करते हैं, और हम कम से कम 700 किलोमीटर हम पैदल ज्ञापन भी दिया है कलेक्टर को। हमारे गांव से, मतलब जहाँ जो दिक्कत है वहां से पैदल जाकर 7-8 किलोमीटर हम पैदल जाकर कलेक्टर को ज्ञापन दिया कि ये हमारा चारागाह बचाया जाए। हमारे मुख्यमंत्री के नाम से भी दिया और केंद्र को भी भेजा हमने, लेकिन आज तक इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं हो रही। मैं आप लोगों के यहाँ पे और कौन सी आजीविकाएं हैं, मतलब लोगों की, उसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे, किस तरह लोगों की? बिल्कुल बिल्कुल, ये मैम हमारी जो पशुधन था, जैसे भेड़ बकरी और उसके ऊँट, और दूसरा था क्या यहाँ से जो पेड़ पौधों से केर सांगरी, मतलब ये हमारा आज ही गुजरा था, जो वो बुन करके हम आगे मार्केट में देते थे, लेकिन आज वो बिल्कुल खत्म कर दिया गया है। और कोई वैकल्पिक आजीविका है क्या लोगों की वहां पे? आजीविका हमारी बिल्कुल नष्ट कर दी गई। और ये आपने जो कोर्ट केस के बारे में बोला, उसके बारे में थोड़ा सा ये बताएंगे कि आप हमारे सोन चिड़िया गोडावण जो है उसके बारे में हमने सुप्रीम कोर्ट को फाइल किया और हाई कोर्ट को भी किया है। हाँ, क्योंकि वो विलुप्त हो रहा है और ये यहाँ इस जगह आकर के टकरा कर खत्म हो रहा है। अच्छा, बट
अच्छा, तो इसलिए आप लोगों ने केस किया है। और उस केस में कुछ अभी क्या चल रहा है? अभी भी सुनवाई हो रही है उस केस की? सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई हुई है, हाई कोर्ट वाले में तो कुछ खास नहीं आया। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है, अभी उनको रोक लगा दी गई, स्टे आ गया है। स्टे ऑर्डर आया है, तो स्टे ऑर्डर बिल्कुल आने के बाद भी कोई वायलेशन हो रहा है क्या वहां पे? मतलब स्टे बिल्कुल ऑर्डर हो रहा है। उन्होंने अभी पहले तो फॉलो किया था, अब फॉलो कर रहे हैं। जी। वहाँ की जनता जाग चुकी है, धीरे धीरे आवाज उठा रही है, तो अब उनको भी आगे। अभी आज से 4 दिन पहले 14 हिरण खत्म हो गए थे वहाँ। बाउंड्री से टकरा करके एक हिरण भी खत्म होता तो बड़ा मुश्किल का काम होता, तो 14 हिरण वहाँ खत्म हो गए। बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। ठीक है। हाँ, और ये जो हाँ यश, हम सवाल पे ये जो वहाँ पे जो पब्लिक कंसल्टेशन प्रोसेस हुआ है उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बता सकते हैं? देखो, वहाँ किसी को मालूम नहीं पड़ा, वहाँ पैराशूट की तरह ये लोग उतरे और सीधा आरएसी उतारी, आर्मी उतारी, मतलब पुलिस उतारी, और वहाँ से उनको भगाया गया। जो गवर्नमेंट लैंड थी उसमें सीधा वो अपने तरीके से उतरे। पब्लिक को मतलब 3 से आदमी उठा ही नहीं, उसके ऊपर अटैक कर दे, वैसा हो गया था। अच्छा, तो आपको पता है कि वहां पे प्लांट आ रही थी, तो कुछ तो कायदा कानून है भाई, प्लांट भी लग रहा है, तो क्या वहां के लोगों को इसके बारे में पता था? ग्राम सभाओं कोई रोजगार नहीं है, स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नहीं है। रोजगार की, अच्छा रोजगार पे मैं आऊंगी, लेकिन वो प्लान जब लगा तो क्या लोगों से बातचीत हुई? ग्राम सभा हुई, ग्राम सभा में चर्चा हुई, लोगों को पता था क्या कि प्लांट आ रही है? वहां पे स्टडी हुआ इसको लेके, कुछ आपको ऐसा पता है? कुछ नहीं हुआ, इन्होंने सर्वे अपने मन मर्जी से ही किया और वहाँ कुछ नहीं हुआ, एकदम सीधा ही पैराशूट की तरफ उतरे, बस कुछ नहीं हुआ मैम। लोगों को ग्राम सभा पता के चला कि प्लांट आ रहा है वहां पे? ग्राम सभा में सरपंच से किसी से कोई पूछताछ नहीं होती है। अच्छा, तो कोई भी मतलब वहां पे कोई भी मतलब प्रोसीजर्स जो भी हैं, कंसल्टेशन प्रोसेस, लोगों से कोई बातचीत करना, कुछ भी नहीं होता? क्योंकि आपका चारागाह है ना, और आपका चारागाह अगर सरकार प्लान प्रोजेक्ट के लिए ले रही है तो आप लोगों से चर्चा होनी चाहिए उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल होनी चाहिए। हम हमारा विचार भी रखें, उसके ऊपर विचार में करके, हम विकास के विपरीत नहीं है, लेकिन विकास एक अनदेखी में करा जा रहा है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से नहीं किया जा रहा है। तो किसी का नुकसान करके विकास किया जा रहा है, वो मेरे ख्याल से तो कुछ काम का नहीं। क्योंकि आजीविका, कितने भेड़ बकरियां आज वो अपने चारागाह से छूट जाएगी, तो इससे बढ़कर क्या होगा? कितना परिवारों का दुख होगा इसको। मैंने अकेले ने आवाज उठाई, कंपनियों ने कई बार मेरे घर पे आकर के मेरे को जो भी तेरे को लेना है बोल दे, लेकिन मैंने आज तक नहीं लिया। मैंने बोला कि मुझे मेरे जैसलमेर की जो चीज है उसको आप दृष्टि से देखो, और विकास को वैज्ञानिक दृष्टि से करो। आप, हमें ये नहीं है कि हम विकास के आड़े आ रहे हैं, लेकिन विकास को आप गलत तरीके से आप मत करो। तो जब आप ये इसके बारे में मुद्दे उठाते हैं, तो क्या पुलिस की तरफ से कुछ केस, एफआईआर फाइल करना, आप लोगों को धमकी देना, ऐसा भी कुछ? धमकियां आती है, लेकिन एफआईआर तो अभी तक उनकी करने का दम नहीं है, क्योंकि मैं एक पब्लिक से हूँ और पब्लिक मेरे साथ है। अभी मैं यात्राएं करता हूँ तो मेरे पास कम से कम 5-5 हजार लोग मेरे साथ चलते हैं। तो मैं किसी को बुरा, कभी मैंने उनको कंपनियों के खिलाफ कुछ गलत बोला नहीं है। मैं ये बोलता हूँ कि आप जो भी चीज करो, लेकिन वैज्ञानिक दृष्टि से करो, और किसी का भी, दोनों की कड़ी को आप जोड़ के करो, ऐसा गलत मत करो। हाँ, तो आप पर्यावरण पे काम करते हैं, आपका कहना ये है कि भाई आप इसके खिलाफ नहीं है ना? आप भी चाहते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी की ग्रोथ हो, लेकिन लोगों को साथ ले करो किसी को। हाँ, आज कम से कम 10-10 हजार खेजड़ी पेड़ पौधे, जो बड़े बड़े पेड़, उसको नष्ट करना, ये तो सरासर गलत है ना। अपन पर्यावरण के ऊपर अपन देखो, कोरोना में कितना अपन को दिक्कत हुई थी। अगर एक रात में 5,000 खेजड़ियां देसी में लगा कर निकाली जा रही है, तो फिर इससे बढ़ करके क्या दुखदायी होगा। मेरी आंखों के सामने सब चीजें हो रही है, मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आते हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। ना तो प्रशासन सुनता है, ना राजनेता तो सूटकेस आते हैं बड़े बड़े, तो कहाँ उनको बोलने की हिम्मत है? उनके मुंह पे आके फेंकते हो कंपनी वाले, तो वो चुप हो जाते हैं। हाँ, तो मैं वापस आऊंगी आपके पास, आप वहीं रहिए। मैम, मैं क्या है, मेरे को भी थोड़ा ट्रेवलिंग करना है, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। मेरे मुद्दे आप रख लीजिए,
हाँ नहीं जरूर जरूर, एक मिनट, अगर कुछ सवाल हो सुमेर सिंह जी से खास करके तो हम वो खत्म तो करके। मेरा नंबर है, आप उनको दे दीजिए, मैं उससे कांटेक्ट कर लूंगा, मैसेज पे करूंगा। माफी चाहता हूँ, मेरा ट्रेनिंग है, मेरी बस से निकल जाएगी। अच्छा ठीक है सुमेर सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय निकाल के ये सत्र ज्वाइन किया। सभी जो यहाँ प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं सभी को मेरा राम राम नमस्कार। और मेरी आवाज आप सब मिलकर के करोगे तो मुझे पूरी आशा है कि जैसलमेर नहीं पूरी हिंदुस्तान का डेवलपमेंट भी होगा और कुछ हद तक अपन सब चीजें बचा भी पाएंगे। जरूर जरूर, बहुत बहुत धन्यवाद सुमेर सिंह जी, आप हमारे साथ जुड़े, और जरूर हम अगर आवाज जोड़ेंगे और साथ में मिलके इस लड़ाई को आगे लेके चलेंगे तो जरूर जो है इसका कुछ हल निकलेगा। और जुड़े रहेंगे हम लोग, और आपसे आगे भी बातचीत और जुड़ाव रहेगा। जिंदाबाद। जय हिंद। तो after hearing सुमेर सिंह जी, वो ही इज ट्रैवलिंग, और उनकी बस है तो वो बस में जा रहे हैं जैसलमेर की तरफ। तो ये जो बात जो निकल के आई है, जो कॉमन लैंड्स पे जो एनक्रोच करके जो प्रोजेक्ट्स लगाए जा रहे हैं, जहाँ जहाँ जो स्पेशली खास तौर से सोलर प्रोजेक्ट्स लगाई जा रही हैं, वहां पे बाउंड्री वॉल्स बना दिए जाते हैं और लोगों को अपनी जो कॉमन पैस्चर लैंड है या ग्रेजिंग ग्राउंड है उस पे एक्सेस एक बहुत मेजर इशू है। तो बहुत सारी प्रोसेसेस, हमको लगता है कि भाई फॉसिल फ्यूल में जो वायलेशंस हुई हैं वो शायद रिन्यूएबल्स में नहीं है, पर जो हमने सुमेर सिंह जी से सुना कि किस तरह से लोगों की आजीविकाएं छिन रही हैं, लोगों को पलायन करके जाना पड़ रहा है, क्योंकि उनकी जो चारागाह है वो कंपनी ने ले लिया है और उस पर प्रोजेक्ट लगा दिया है, तो और उनको उसका एक्सेस जो है पूरी तरह से उनका कट गया है। तो हम जब वायलेशंस की बात कर रहे हैं, सुमेर सिंह जी बार बार बोल रहे थे कि कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उन्होंने केस डाला है हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन बातचीत जो है प्रशासन नहीं करती, या वहां पे जो है लोगों को कंसल्ट नहीं किया जाता, कोई भी प्रोसेस इज नॉट फॉलोड ऑन द ग्राउंड। तो कमिंग टू प्रोसेसेस, हम लोग आगे बढ़ते हैं, विल मूव अहेड। आई विल एक्चुअली रिक्वेस्ट मीनाक्षी कपूर, हु इज एन इंडिपेंडेंट रिसर्चर, है ना, जो कि एनवायरमेंटल कंप्लायंस और नेचुरल रिसोर्स गवर्नेंस को लेकर के शी हैज बीन डूइंग रिसर्च ऑन, and she has actually recently been looking at the development of renewable energy projects and especially the regulatory framework around that. And इस पूरे इसमें जो है उन्होंने पहले वो कल्पवृक्ष में थी, और अभी वो उन्होंने इसके बाद वो नमति करके जो एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोग्राम है उसमें भी उन्होंने काम किया है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में। मीनाक्षी का जो रिसर्च रहा है उससे मीनाक्षी जी आपका क्या अनुभव रहा है? थोड़ा सा, एक तो ये जो okay, Meera, you want me to do a bit of translation? Okay, Meenakshi, before I go into this, I'll just quickly, very briefly talk about what Sumer Singh ji said, basically shared. So Sumer Singh ji is from the Degrai Camel Conservation and Dairy Marketing Service Organization in Jaisalmer, Rajasthan. And he's been working on conservation and environmental conservation and wildlife conservation. And he has been talking about the whole issue of pasture land being siphoned off, in the name of renewable energy projects. So he's been talking about his village where where there are more than 5,000 camels actually, and this is their main source of livelihood. So he said that he himself has 400 camels, and they have been basically the entire pasture land for the camels has been totally siphoned off, and there's a boundary wall, there is no access given. So this actually leaves them with no option. So people from his region are actually migrating to other regions. He's saying that the people who migrated to another region and tried to kind of use another grazing ground, there also there is a proposed project now.
and which means that they are going to now, that land is also not going to be available for them. So how their livelihoods are being destroyed in this whole thing. One thing that he kept on repeating was the fact that he's not against development, and he welcomes green projects, but he was asking why are we supporting this kind of like, he's not in support of this kind of a development where people's livelihoods are snatched away from them. And there was no process. So like in fossil fuel based energy systems, there has been no process apparently on the ground, which we could understand from Sumer Singh's case. He has filed 2 cases, one in High Court challenging their rights over the pasture land. Nothing has really come about, on this. Of course, there's been no FIRs and stuff like that, but there's been generally people threatening them, and the administration and the police threatening them on this whole issue. I'll now move on to Meenakshi. The whole environmental regulatory framework, Meenakshi, we know that there is at least for the whole fossil fuel regime, there was a very strong regulatory framework. We had the environmental clearances that needed to come through, the forest clearances if projects are coming up in forested areas. But we have also seen how all of those the regulatory framework has not been implemented on the ground, or it's been just on paper, or there's been high-handedness in the implementation of that regulatory framework. I wanted to understand from you, is there a very strong environmental regulatory framework for renewables? Renewables को लेकर के जो है एक environmental regulatory framework है क्या आज के डेट में, वो चाहे wind हो या solar हो, on both on wind and solar, if you could share. And if at all there is a framework, वो framework कैसा है? Is it enough? Is it being implemented? What has been your experience? In your experience, what has been the whole thing, situation on the ground, since you've been researching and working on this issue? Yeah, thank you, Priya. Thank you for this question. And before I start answering your question, I just wanted to say that I'm delighted to be being part of this panel with so many esteemed guests, and I'm looking forward to what they have to say. And सुमेर सिंह जी ने जैसे पहले ही बोला कि रातों रात प्रोजेक्ट आ गया था, तो मैं उसी से ही शुरू करूंगी. The way he said that overnight this project came up, they had no clue about it and they had no knowledge about it, and it was just suddenly it appeared. So he's exactly right, because there is no regulatory system, environmental regulatory system for renewable energy projects. As we know that all projects that come up, like all as in majority of the development projects, when they come up, they have to go through a process of environmental impact assessment. हर परियोजना का एक पर्यावरणीय आंकलन किया जाता है, उसके बाद उस प्रोजेक्ट को एक पर्यावरणीय स्वीकृति दी जाती है. ऐसा जनरली प्रोसेस फॉलो किया जाता है. ये प्रक्रिया ज्यादातर परियोजनाओं के केसेस में फॉलो की जाती है. बट रिन्यूएबल एनर्जी को ये मानकर कि इनका कोई पर्यावरणीय प्रभाव नहीं है, देयर इज नो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टू दीज प्रोजेक्ट्स हैव बीन exempt from the requirement of taking an environmental clearance. Now what this means is अगर आप पूरा हमारा पर्यावरण से जुड़े जितने भी कानून हैं उन्हें अगर देखें, तो हमारे पास ले देकर मुश्किल से 2-3 ऐसे कानून हैं जहां पर कुछ एक छोटी सी जगह है या देयर इज द स्पेस फॉर पब्लिक, फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट, टू शेयर देयर कंसर्न्स, टू रेज देयर ऑब्जेक्शंस. One of which is, as I already mentioned, is environmental impact assessment. And if we are saying there is no environmental clearance required for renewable energy projects, which include solar, wind, small hydro, and of late even large hydro have been considered as renewable energy projects in India. So which is a large set of projects that we are talking about. तो EIA बिल्कुल नहीं है. एक वो प्रक्रिया थी जिसमें पब्लिक पार्टिसिपेशन एक अहम कदम के तौर पर आता है, एक अहम पड़ाव है जहाँ पर लोगों को अपनी बात रखने का मौका मिलता है. उसके बाद दूसरा जो लॉ अगर हम बात करें, जहाँ पर थोड़ा शायद उन लोगों को जो जंगल पर जिनकी आजीविका आधारित है या जो उस पर निर्भर है, उनको अपनी बात रखने का मौका मिलता है, तो आता है FRA, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट. और फॉरेस्ट राइट्स एक्ट
in a way then gets subsumed with the Forest Conservation Act, कि आप बोलते हैं कि जब भी आपको फॉरेस्ट क्लियरेंस रिक्वायर्ड है किसी प्रोजेक्ट को, तो उससे पहले ये इंश्योर करना होगा कि उस जगह पर, वो फॉरेस्ट पर कोई भी पेंडिंग फॉरेस्ट क्लेम्स नहीं है, जिसका मतलब कि उस जगह से जुड़े हुए, जंगल से जुड़े हुए अधिकारों को रिकॉग्नाइज कर लिया गया है, उनका they have been documented, they have been settled, the term that is usually used for forest rights. पर अगर आप if you've been following the environmental regulatory space, you would know that पिछले साल आई थिंक अक्टूबर में फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट को की अमेंडमेंट को लेकर, उसमें कुछ बदलाव लाने को लेकर भी एक कंसल्टेशन पेपर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने निकाला था, जिसमें one of the projects which are not required, which could be exempt from forest clearance, are strategic projects. Now strategic has not been defined, कि ये strategic परियोजनाएं कौन सी होंगी ये हमें अभी मालूम नहीं है, but if you go by the lofty claims that our Prime Minister has made in various forums, जिसमें बोला गया है कि by 2030 500 gigawatt renewable energy projects इंडिया में होंगे, तो ऐसा हो सकता है कि ये सोचना बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि पॉसिबल नहीं होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट को, स्पेशली यूटिलिटी स्केल, जैसे प्रिया ने बोला, जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी परियोजनाएं हैं, उन्हें स्ट्रेटेजिक टैग दे दिया जाए। तो ये भी पॉसिबल है कि शायद फॉरेस्ट क्लियरेंस की भी आवश्यकता ना पड़े, अभी के लिए है, बट वी डोंट नो हाउ थिंग्स विल पैन आउट इन द फ्यूचर। उसके अलावा एक और जो लोगों के पास कानून है जो इस्तेमाल किया जाता है, अगेन इन लिमिटेड स्पेसेस, लिमिटेड एरियाज, इज पेसा, पंचायत एक्सटेंशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एक्ट, जिसमें शेड्यूल एरियाज में लोगों को किसी भी प्रोजेक्ट को आने से पहले ग्राम सभा से एनओसी की आवश्यकता पड़ती है। सो ये कुछ मोटे मोटे कानून है जिनमें कहीं कुछ ऐसी मौका है लोगों को अपनी बात रखने का। तो ये तो पर्यावरण से जुड़े कानूनों की बात हुई। अगर मैं आऊँ लैंड पर, लैंड एक्विजिशन की अगर बात करें, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि ज्यादातर स्पेशली सोलर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, ह्यूज, बहुत ही लार्ज स्केल पे ये प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। पर अगर मैं अभी रिसेंटली स्पीति होकर आई थी हिमाचल प्रदेश में, मैं हिमाचल में ही बेस्ड हूँ, तो वहाँ की अगर मैं बात करूँ और वो एग्जाम्पल एक आपके सामने रखूँ कि किस तरह से उसमें भी लोगों को हार्डली शायद मौका मिलेगा अपनी बात रखने का। तो स्पीति में एक 800 मेगावाट का प्रोजेक्ट प्लान्ड है और ये 3000 हेक्टेयर जमीन लेकर बनाया जाने वाला है। एंड स्पेशली हिमाचल प्रदेश अगर हम देखें, इट हैज सेड दैट 10 gigawatt, it is saying 10 gigawatt by 2030, it will contribute to the 500 gigawatt ambition, that the goal that India is chasing for 2030 for renewable energies. So 10 gigawatt हिमाचल प्रदेश सरकार ने वायदा किया है कि वो इनकी तरफ से आएगा। उसमें से एक बड़ा शेयर जो है वो बोला गया है कि हिमाचल के वेस्ट लैंड से आएगा। नाउ वेस्ट लैंड जो है हिमाचल में, उसका एक बड़ा चंक, अगर जैसे मैं स्पीति की बात कर रही थी, तो लाहौल एंड स्पीति जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल का, जो वहाँ का ये जिला है, उसकी 75% से भी ज्यादा जमीन जो है वो वेस्ट लैंड कैटेगराइज्ड है। और उसके बगल का एरिया है द नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट इज किन्नौर, उसमें आधी से ज्यादा जमीन वेस्टलैंड कैटेगराइज है। एंड काफी सारे जो हिमाचल के रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्लान्स हैं, जो इसने अभी हिमाचल प्रदेश ने स्वर्ण जयंती पॉलिसी भी निकाली है, जिसमें जो इसके रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर प्लान्स है वो किन्नौर और लाहौल एंड स्पीति को लेकर ही है। सो अब यहाँ पर क्या है, अगर एक चीज जो बिकॉज मैं बार बार बात कर रही हूँ कि पब्लिक पार्टिसिपेशन का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि ये प्रक्रियाएं किसी एक तरह से कर्टेल कर दी गई हैं, उनको छोटा कर दिया गया है, श्रिंक कर दिया गया है, या पूरी तरह से निकाल दिया गया है। उससे होता क्या है कि एक तो when projects are being cleared without these avenues for public participation, there is an innate agnostic attitude towards traditional land management systems। तो पहले ही एक तरह से इस बात को लेकर कोई समझ नहीं है कि इन ट्राइबल एरियाज में, ट्रेडिशनली मैनेज्ड एरियाज में जमीन को लेकर किस तरह से जमीन का इस्तेमाल होता है, किस तरह से उस पर शासन होता है ट्रेडिशनल तरीकों से, पारंपरिक तरीकों से, इसको लेकर कोई समझ नहीं है। पर जब आप पब्लिक पार्टिसिपेशन बिल्कुल नहीं करते हो तो वो समझ
बाहर निकलने को भी नहीं हो पाती, वो वहीं दबी रह जाएगी और उसके बारे में कोई बात नहीं हो पाती। जैसे अगर हम स्पीति की बात करें फिर से, तो स्पीति में ये पारंपरिक तरीका है कि यूजुअली जो घर का बड़ा बेटा होता है उसे घर की जमीन और खेती के अधिकार मिलते हैं, और जो बाकी बेटे होते हैं ट्रेडिशनली वो मोनेस्ट्री में जाते थे, दे वर सपोज टू बी पार्ट ऑफ द मोनेस्ट्री एंड सर्व देयर। बट अभी बिकॉज ऑफ चेंज इन लाइफस्टाइल एंड मॉडर्न टाइम्स नॉट एवरीबडी वांट्स टू गो टू द मोनेस्ट्री, तो छोटे बेटे या बाकी जो सिबलिंग्स हैं वो पास की जमीन पर खेती करना शुरू कर देते थे। पर ये जो खेती वो ये करते हुए भी उन्हें 50-60 साल हो चुके हैं, पर उससे जुड़े उनके जो अधिकार हैं, जो जमीन का पट्टा मिलना चाहिए या किसी तरह की रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए, वो पेंडिंग है। बंदोबस्त करके टर्म है एक जो हिमाचल में यूज होती है, जिसका मतलब है कि लैंड राइट सेटल करना। वो वहां पर प्रक्रिया 1980 में शुरू हुई थी, जो अभी भी चल रही है, और वहाँ बहुत सारे समुदायों के लोगों के अधिकार जमीन से जुड़े हुए, जो उनके खेती और पारंपरिक एग्रो पेस्टोरल राइट्स हैं, वो अभी भी पेंडिंग है। और इसके साथ साथ अलॉन्ग साइड फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को भी मानने की प्रक्रिया साथ साथ चल रही है। तो ना सिर्फ इस तरह से जब टॉप डाउन फैशन में प्रोजेक्ट्स आते हैं, ना सिर्फ वो एग्जिस्टिंग लैंड मैनेजमेंट सिस्टम्स को रिकॉग्नाइज नहीं करते, साथ ही साथ ये है कि जो ऑन गोइंग प्रोसेसेस हैं एफआरए जैसी, जहां पर कुछ शायद अच्छे कदम उठाए जा रहे हैं ताकि लोगों को फॉरेस्ट राइट्स मिल सकें, या उनके जो सदियों से चले आ रहे पारंपरिक अधिकार और यूज राइट्स हैं उनको रिकॉग्नाइज किया जा सके, वो भी पेंडिंग हो जाता है। तो ये स्पीति का एग्जाम्पल था जो मैं यहाँ पर रखना चाह रही थी। एंड नाउ क्योंकि जैसे मैंने बोला, ये सारी लैंड जहाँ पर अभी लोग खेती कर रहे हैं, छोटे बेटे ने खेती शुरू करी और बहुत बड़े बड़े एरियाज में ग्रेजिंग किया जाता है। एंड स्पीति बीइंग हाई ऑल्टीट्यूड एरिया, तो याक्स और काफी अलग तरह के चौमुखी घोड़े या और बहुत अलग तरह की प्रजातियां हैं वहां पर जो ग्रेजिंग करती हैं। सो इन सबको लेकर भी अभी खतरे की स्थिति बन गई है। सो देयर इज अ risk for these grazing rights as well. So these agro-pastoral rights are in danger now because all this land in government records is wasteland, which is with the forest department. So I filed an RTI some time ago and we found out that all these 3,000 hectares of areas are the tops of these are the mountain tops where yaks go for grazing. And from where maybe oftentimes your water, they are the water sources from where जहाँ से आपके पानी का उद्गम होता है, जो वहाँ के सारे ग्लेशियर्स हैं या झरने हैं वो वहाँ से निकल कर आते हैं, तो ये उनके पानी का स्रोत है, उनकी याक और अन्य पशुओं की के लिए उन चरागाह का स्रोत है। ये सब एरियाज, ऐसे 7 अलग अलग एरियाज को क्लब करके 3000 हेक्टेयर्स आइडेंटिफाई किया गया है फॉर दिस सोलर प्रोजेक्ट। एंड दिस इज व्हेन वी आर नॉट लाइक टॉकिंग अबाउट द इम्पैक्ट्स एट ऑल। तो ये एक एग्जाम्पल था। दूसरा, अगर हम लैंड की बात करें फिर से, तो अब मैं कच्छ का एक उदाहरण देना चाहूंगी। कच्छ में विंड मिल्स पर बात करते हैं। बोला जाता है कि विंड मिल बहुत छोटा एरिया लेता है, पर जैसे ही आप विंड मिल भी इसको लेकर भी मैं एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे इन कच्छ private land is being taken for the windmills, but what happens is Kutch being an arid area, तो वहां पर जो कृषि होती है वो रेन फेड फार्मिंग होती है, उसको बोलते हैं पियत खेती उधर। तो वो पियत खेती या जो आपकी बारिश पर आधारित जो खेती है वो पूरा साल नहीं होती, वो साल के कुछ महीने, मानसून के महीनों में लोग वहां पर खेती करते हैं। तो अचानक फिर आप अपना खेत भी देखने रोज नहीं जाते, यू डोंट विजिट योर फील्ड एवरी डे, राइट? सो वन डे यू गो टू योर फील्ड एंड यू सी दिस windmill standing there, and then when you raise objection to it, then the police comes in, tells you, oh, where were you sleeping when the project was being developed? But actually they do not, Kutch is a vast area, and walking distance is huge to these fields for these farmers, and oftentimes they don't visit these areas throughout the year. It's only during the months of monsoon that they go there and try and do some agriculture, and that is sustainable, like sustenance farming that they do there. So now suddenly one day you realize that, okay, now my land is being used for the windmill, and now what can I do about it? So you just like try and negotiate with the company whatever little you can get out of
get out of the company for erecting that windmill on your land. So it's you were denied the right to have a say in on what can come on your land, but instead you're just like left with to make do with whatever is there and see if we can get something out of it. So these were the examples that I wanted to highlight here. And then इसके बाद अगर स्पेसिफिक इम्पैक्ट्स की बात करें, वो मैं सोच रही हूँ कि अगले जब मुझे 5 मिनट मिलेंगे उसमें मैं इन दोनों जगहों से एग्जांपल्स देकर आपको बताना चाहूंगी कि किस तरह के प्रभावों की बात हो रही है। कुछ प्रभाव आप पहले ही सुन चुके हैं सुमेर सिंह जी से जो उन्होंने एग्जांपल दिए, बाकी मैं कुछ और इसके बारे में अगले 5 मिनट में बात करूंगी। हाँ, थैंक यू सो मच मीनाक्षी। आई थिंक मीनाक्षी जी ने थोड़ा बहुत हिंदी अंग्रेजी मिला के बात किया है। डू यू स्टिल नीड अ ट्रांसलेशन की जरूरत है क्या अंग्रेजी में? डू आई नीड टू स्टिल ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश? आई थिंक नहीं शायद, हाँ वो उन्होंने दोनों में कर दिया था, तो अगर कुछ ऐसे कोई, मेरे ख्याल से कुछ ऐसे बचा नहीं था, अगर आपको लगे कोई specific बात है तो वो जोड़ दीजिए। I don't want to kind of, I think it'll be better to hear the speakers rather than since Meenakshi spoke in both English and Hindi. So thank you Meenakshi so much. ये जो बात आपने रखी है खास करके basically giving two examples, one of Spiti as well as the other one in Kutch, one a solar one and the other from the windmill site, and there is a pattern everywhere. This is what we are actually seeing, and all these projects are coming up in rain-fed regions, and there is a very there is a it's a myth that, you know, in rain-fed regions there is no agriculture. I think that's one of the myths that need to be totally debunked, because जो जनरल समझ है वो ये है कि रेन-फेड रीजन्स में एग्रीकल्चर नहीं होता। ऐसा नहीं है। रेन-फेड रीजन में रेन-फेड एग्रीकल्चर ऐसे क्रॉप्स ग्रो किए जाते हैं जो अलग हैं, है ना, जिसके लिए जैसे राइस या पैडी नहीं ग्रो की जाती of course, but groundnut, chili, बहुत अलग तरह के crops are grown in rain-fed area. So it's not like rain-fed area है तो that area can be totally siphoned off for projects. So that is something. And we've seen how, as you said, जो पूरा regulatory framework है, खास करके consultative processes, you know, whether it's with regard to the land acquisition or with regard to the EIA, there is nothing. There is some bit of thing that's actually incorporated at the state level, you know, regulatory framework, which is extremely weak. We see that. FRA violation, as you were talking, I remember going to Bhima Shankar around 2-3 years ago, just before COVID, I think, where we have seen clear FRA violations, you know, where the whole windmills came up in the forest. Tribal communities who were dependent on that forest basically had to lose their livelihoods because an entire boundary wall was built around the windmill installations to protect the installation. तो project area में जाने के लिए इजाजत चाहिए होता था, पास की जरूरत होती है गांव के लोगों को, अपने ही जंगल में आदिवासी साथियों को जा करके वहां पे अपने जो भी नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है उसको इकट्ठा करने के लिए, एंड टू एक्सेस द रिसोर्सेज, द फॉरेस्ट रिसोर्सेज, दे हैड टू हैव अ पास. तो ये हमने देखा FRA implementation. We had also seen there how जो access road जिसको बनाया गया, there was an access road that was constructed to kind of take equipment for installation, you know, of the whole wind project. That entire Kacha road was built actually, you know, on a mountain top, and that entire road washed into, during rains, it washed into people's agricultural land. You know, that was when there was good, you know, standing crops were destroyed. The authorities never really cared or bothered, and every time during the rains this keeps happening because the road is just a kacha pathway that has just been you know, cut off into the forest, and it is it just washes, you know, there's a landslide kind of thing, and that entire mud and wo sara wash off karke it comes into people's agricultural fields.
FRA ki violation hui hai. People have actually spoken up about it, and in fact people including the forest ranger there were targeted by companies for speaking up for this whole thing. The panchayat was given some amount of thoda bahut paisa de ke rafa dafa kar dena wala mamla, you know. A few people in the panchayats were given that money, and that money incidentally was used to build a temple. And to take the people of a few people in that village for a Tirth Yatra, apparently. So yes, we would think that green energy is green and everything about green energy is really good. Not really. Of course, we want the growth of this energy, but we definitely want a very strong regulatory framework in the country. One of the things that's also that we didn't talk about was also the waste that is going to be generated. We have a hazardous waste management law in this country, which doesn't talk about the waste that is going to be generated from solar and wind. So to ye uska kya hoga, how is that waste managed, how are we going to handle that waste is also again an important question. And when we talk about a regulatory framework, we definitely also need to kind of look at having a regulatory framework on that front. But moving on, I would like to invite Bhargavi, who's basically currently she is a director of research in the Center for Financial and Accountability in New Delhi. She's also been associated with the Environmental Support Group ESG as a senior fellow, and she's been working on environment related issues for the longest time, basically. Really great to have you, Bhargavi. You have been researching and you've been raising issues relating to renewables, especially in Karnataka. You've been talking about the Pavagada project and how that the model that is touted as a land lease model as opposed to a land acquisition model. You've been going there, you've been talking to communities on the ground and doing quite a bit of research around that as well. So would really like to hear from you what is the situation. If you could kind of try and talk both in Hindi and English a little bit, then that will be really nice. But otherwise, whatever works for you better. Yeah, over to Thank you. Thank you, Priya. Thanks, Meera, and everybody at ADPM. Thanks for this opportunity. Can I just share my screen? Yeah, sure. Yeah. Yeah, my Hindi is not great, so I will speak in English, and if somebody can translate, I'm really sorry about that. Yeah, so to add to what Meenakshi and our colleague from, the land of camels have already shared with us, I will walk all of you all through what happened in Pavagada. In addition to what Meenakshi said, something that we all need to understand is renewable energy, particularly non-conventional energy, is also a function of the panchayat under the 11th schedule. That is the 73rd and the 74th amendment, which gave functions at the local level to local governments. They have powers within the 11th and the 12th schedule to do a whole lot of things at the local level, and non-conventional sources of energy come right there. But unfortunately, as we all know, since the 73rd, 74th Amendment has not been implemented to the letter and spirit of what's written in law, we have found ways to dodge the provisions in law. So like we already learned now, the provisions of the Land Acquisition Act has been put in cold storage. And now for the renewable energy projects, a variety of ways are being found to access land. Exactly 10 years ago, when land was taken for a private solar park in Chitradurga area, which was the Chalkere where the Science City came up, we had challenged that because it was at that time that the MOEF, which was one of the respondents in our case, had said that renewable energy projects have been removed from the purview of environmental clearance, and we had challenged it at the NGT, and the NGT gave an excellent order where it asked MOEF to go and revisit
revisit that decision, saying that solar parks or renewable energy projects are still at their nascent stage and a lot needs to be understood. So it actually asked MOEF to go and revisit that decision and consider reversing it. But till date, little has been done on that front from MOEF. As a result, that became the model of taking grazing pastures, agricultural land, and all other commons as well. So in Pavagada, the method that has been employed is 13,000 acres of land has been diverted here. And this includes private agricultural land and also grazing pastures and a whole lot of other commons in and around 5 different villages of Pavagada. The reason that was given to the people is, anyway, this is drought prone. So you all have not been able to grow anything. So you might as well give it to the solar park developers, and they will pay you an annual fee by which you'll be able to make a living out of it. The deal was the special purpose vehicle that was set up for this was the Karnataka State Solar Park Development Corporation Limited, KSPDCL. See, this is another problem. For everything, we have parastatals in the country, and as a result, the system of governance is very skewed. You can't ask any questions. They are not answerable to anybody. So KSPDCL was set up, and it is a joint venture under KREDL, SESI, and MNRE. So all that KSPDCL did was to take possession of the land from all the local farmers and package it off to the various developers and the investors who were coming in there. And what they did was they very nicely dodged the provisions of the Land Acquisition Act. Instead, they hired retired officials who worked in the revenue department and asked them to go house to house. They've literally gone house to house, nudging people to part with their land for this lease. And there was no proper public consultation. The negotiation was not a fair, it did not happen in a fair way. The people had no power to ask for better ways of, leasing this land. So every family parted with the land for a very small sum of 21,000 rupees per acre per annum. And most of them are small and marginal farmers, very few large farmers. And KSPDCL also took care of all those lands which were under litigation, and they made sure that all the litigation was sorted so that families which were in dispute, they did not have any problem. And they went about leasing this entire chunk of 13,000 acres of land. This particular land is also very close to a couple of sanctuaries like the Jayamangali Black Buck Reserve, and it is also very close to the Great Indian Bustard habitat. Chelkere, which we fought in 2012, is contiguous with this area. So, this area kind of moves into Maharashtra and then Rajasthan. All of this is an area where the Great Indian Bustard used to be. And even in 2012 and 13, there were lots of sightings of the Great Indian Bustard. Here again, what we need to remember is when India committed to a bunch of promises to protect all those species which were, near threatened, extinct, and so on and so forth, we also said we would protect all their habitats. So that meant every state in which the Great Indian Bustard had a habitat, some state action plan had to be done, and Karnataka kind of slept over it, and nothing really was done while these projects came about. So the first solar park in this region in 2012, which was a private solar park, where the land was diverted to this Sagittor company, which we had challenged. And this is like very close to that. And so these animals are, all this wildlife still is around. You can see them.
So to get an understanding of what exactly happened, once KSPDCL gave these lands to all the various developers, which range from the Adani, Ambani, there's a Renew, there's Azure, you name it, and those companies are there. The entire land was leveled. So you can see there in the top picture that it was one of the projects that was done using Manrega to create loose boulder structures and all that, because it was slightly a drought prone area, so that local water could be harvested in the same place. And just a few years later, this project just bulldozes the whole thing, and it's all leveled. So you also see the picture of the landscape. It's a beautiful open natural ecosystem kind of a landscape. And if you see what's happening in the country today, most of the open natural ecosystems are becoming places where solar park and wind parks are coming up. So like I shared, the entire land was taken just by nudging and persuading people. And they were said, like, if you don't part with your land today, you won't get a chance to give it at a later stage. And the entire deal has some 5% increase every 2 years. So this entire place now is flooded. But what did the local community get out of it? While the ecology, so the drainage system is completely destroyed, all the local trees are gone, lakes are destroyed, smaller water bodies are all gone. And there's also some of the slightly hilly areas are also completely leveled out. So while that was done, the local community were promised at least one job for a family. Unfortunately, not even one job was given. Only a few families managed to get that one job. That was also only during the construction phase initially, because they brought a lot of labor from outside. Most of the labor came from Bihar, Chhattisgarh, Bengal, all those places. And local people literally had to fight. And the reason that was given to them was, they had a better negotiating power. So they demanded that they be given 500 to 700 rupees a day, whereas people from outside of Karnataka worked there for very, very meager sums of 300 to 400 rupees a day. So the companies made a profit out of even that. And if you see the kind of land that it has kind of taken away, you'll see even small places of worship are not left. Just that little structure is left. And even to reach that place, it is extremely difficult. So that is how the entire landscape has been taken away. The women have shared that even though there was drought in that land, they had food at the household level. They managed to grow something on their land. They managed to graze their few animals. They managed to collect some tubers. They managed to collect pods. They managed to collect tamarind, because that place also had a whole lot of tamarind trees. It came of use in some way or the other, and they had little cash in hand and definitely some food at the household level. But with bulldozers having completely taken away everything, today these families have no food at the household level. There is no water for the animals to graze, and most of them are pastoral communities. So you see that with lack of water, there was one farmer who had made a little lake kind of a structure on his own land, hoping rainwater would settle there so that the animals could use it. And that's also a picture. This was in 2018 when the construction phase was going on. The person sitting on the stool is probably their manager. All of them were truck drivers who were reporting on what time they arrived and how much they had brought and what time they left and so on and so forth. All of this happened at a cost of burning carbon, because all of the material came from China. It landed in Chennai. From Chennai to Pavagada, it came by road.
And this is just to give you a glimpse of what happens in a Dalit village. This is a small little street in a village called Voluru in Pavagada. This particular street is a Dalit street. These people have absolutely no access to water, and they don't even have power, although the solar panels are just behind their homes. Many of the women spend an entire day just collecting twigs and grass and a bunch of other things which they can use as fuel. They spend a lot of time just collecting water. There is no water in the area. Pavagada also suffers from fluorosis. So you'll see many of the senior citizens and young people who are disabled as well. So in a condition like this, what has happened is most of the youth have migrated out. It's only the old men who are out there. And the burden of taking care of the family has largely fallen on the women. They have to get water, they have to cook, take care of the young and old, also manage fuel for the house with very little money that comes into the house. And there is no skill building per se. So, I hear many people saying that solar or renewable energy is creating a lot of jobs. We have seen, as of Friday, I was at the KSPDCL office, and according to the authorities, the jobs in Pavagada has reduced to 1,500 to 2,000. There are 600 security guards out of that number. So it's only the remaining people who are probably inside the parks taking care of all the mechanics and other stuff. A few years back, couple of years back, before the pandemic started, there were 4,000 people working on 13,000 acres. But just imagine, a single acre of land supports so many different kinds of livelihoods in a farming context, in a pastoral context. And here we have 13,000 acres supporting just about 1,500 jobs. That's like, just about 1% or less than 1% per megawatt. So this is the job we are talking about. And all these people who are here, the local people who are working, they are not working at the mechanical level or, fixing the panels or anything. All the jobs from supported by the local people is the security guard jobs. That's obviously because they have no skills, they have no training. And if you look at the National Skill Development Corporation and the kind of skills that they are providing, yes, they today promise about Vayu Mitra, Surya Mitra, Varun Mitra, all the Mitras. All the Mitra training is happening in cities. And to get into that 3-month training course, they have to have at least a 10th class pass, a 12th class pass, a ITI training certificate, or a diploma. Who in Pavagada will even know something like this is in Bangalore, and who will support them to come and stay in Bangalore for 3 months, learn this trade and go back and help install it? Obviously, it's not going to happen for Pavagada, but perhaps for somewhere else. And while we were working there, we had seen that it was the same people who had installed the solar panels many, many years ago in Gujarat, Rajasthan, across India, who had also come to Pavagada. And they shared with us that, they just keep moving from place to place, state to state. So renewable energy, from my understanding, doesn't really require so many jobs that we are hoping it will. And even if there are jobs, most of the jobs today are like part-time. If something gets, it's not working, you just need a few hours of that skill training to go fix something. So the jobs really are not happening. And when it comes to the kind of regulation, we already know, we heard quite a bit of it. And this is the kind of model that is being scaled up everywhere across India. And so most of the renewable energy parks are, particularly solar parks, are coming in southern India and they're coming in eastern India, whereas most of the coal-based projects are in northern and, eastern India, whereas the solar parks are coming in the western belt, where open natural ecosystems. Something that we are also forgetting is the importance of grassland ecosystems.
which are very crucial to our survival. It is the grasses that feed us. All the 11 types of grasses that feed the world come from, these grasslands, and these are like banks, gene banks. We need to protect and preserve them because we don't know what's going to happen in the near future. But there is complete blindness to that process of protecting grasslands, and there is no law internationally to protect grasslands either. There's no agreement like we have for deserts or wetlands or others. There is no such agreement to protect grasslands at the international level. There are no laws at the national level. As a result, we are losing out on this very rich biodiversity. And in addition to it, there are also beautiful forest regions where solar parks are coming up, because private developers are allowed to buy land from private farmers. This is another project in Chamarajanagar in Karnataka, which is in the eco-sensitive zone of the Kaveri Wildlife Sanctuary. This is elephant territory. We have Vasundhara here. We were both part of the fact-finding study of the solar park that came up in Mikirbamuni. There again, it was elephant territory, and we know how easily no objection certificates have been obtained from the forest department. The same thing has happened in Chamarajanagar as well. And the impact again here is on women. So while alternates are possible, it's just that we don't want to imagine these alternates. Solar parks, wind parks can coexist with agropastoral livelihoods. This has been made possible in some projects in Badla in Rajasthan. But why that can't be scaled up? Why is it that we are not imagining that is a big question we all need to ask. And it is really, really troubling, because this is going to leave all of us 10 years down the line, if at all a census is done. We're going to have very poor indicators, particularly health and education related indicators. What has happened in most of these areas is the girl child is the first one to be pulled out of school. Early marriage is happening. Some of the authorities on Friday said, "Oh, you don't know, ma'am, there are so many marriages taking place in Pavakada. It is because of the money that they are getting, they are able to get their daughters married." I was like, do you even know their age, at what age they are getting married? So it is being looked up as a success model, getting their daughters married. But nobody is talking about the girl children continuing to go to school. Nobody's talking about trafficking that is happening there. There are cases of trafficking that has happened. And reproductive health of the girl child is really going to be bad, because first of all, her body is undernourished. There is no food out there, malnourished body, getting married. And she's going to be giving birth to children in the near future. And we are again going to have very high rates of infant mortality, maternal mortality, and it's a vicious cycle, and that will just go on. So all of this is going to only take parts of our country 20-30 years behind. And these are questions we need to ask and engage and reverse this. So the possibility of reversing these agreements is a no in the near future, because the power purchase agreements have already been made, and these companies will not go back on the agreements. So the possibility that these 13,000 acres will be opened up for the local community to graze their cattle and sheep, no way, it's not going to happen. They can't even grow vegetables under that, which is a possibility. But the companies fear that any kind of intrusion will affect their efficiency of the solar park, so they don't want to even talk about it. But this is what is happening everywhere, and that needs to change. I'll stop there and we could take questions later. Thank you. Thank you, Priya. Yeah, thank you, Bhargavi, for that very interesting, insight into what's happening specifically in Pavagada detail में. Very quickly, बहुत जल्दी भार्गवी ने जो अपनी बात रखी उसको बहुत संक्षेप में मैं शेयर करूंगी. भार्गवी ने बहुत इंटरेस्टिंग सा केस स्टडी को यूज किया है
जो जमीन का जो मुद्दा है, लैंड राइट्स का जो मुद्दा है, उसको दिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात कही। उन्होंने कहा कि लैंड एक्विजिशन प्रोसेस को किस तरह से डॉज किया गया है सोलर प्लांट लगाने के लिए पावगढ़ा में। ये मतलब ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ऑफ डॉजिंग लैंड एक्विजिशन एक्चुअली। तो यहाँ पे जमीन का को एक्वायर नहीं किया गया है। पावगढ़ा जो है कर्नाटका में है और कर्नाटका के तुमकुरू जिले में है। वहां पे 13,000 एकड़ जमीन को जो है लीज पे लिया गया है और ये लीज पे लिया है KSPDCL ने, जो कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको ये सोलर पार्क को एस्टैब्लिश करने के लिए खड़ा किया गया था, ये KSPDCL ने। और KSPDCL ने सरकार की तरफ से जो है KSPDCL ने ये प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए इन गाँव में जा करके जो है लोगों से बात की है और लोगों की जमीनें लीज पे ली है। और किस दर पे लिया है? उन्होंने लिया है 21,000 रुपए के दर पे, जो है प्रति एकड़ को प्रति साल, मतलब 21,000 रुपया 1 एकड़ जमीन पे 1 साल लोगों को मिलेगा। और ये लीज जो है अग्रीमेंट वो साइन किया है 28 साल के लिए और हर 2 साल में जो है 5% जो है इंक्रीज होगा। और वहां पे अगर आप जाकर के देखेंगे तो वहां पे लोगों से वो एक कोई कंसल्टेटिव प्रोसेस था नहीं। उन्होंने क्या किया था कि रिटायर्ड गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को हायर करा था, रेवेन्यू ऑफिशियल्स को, और ये रेवेन्यू ऑफिशियल्स हर घर में जाके उन्होंने लोगों को ये बोला कि भाई आपकी जमीन जो है वो रेन फेड है, यहाँ पे एग्रीकल्चर आपके लिए मतलब प्रॉफिटेबल नहीं है और इसलिए आप जो है अपनी जमीन ये लीज पे दीजिए। और वहां पे एक चीज जो बहुत साफ बोली गई थी वो ये थी कि आपकी जमीन बेची नहीं जा रही है, वो आपकी ही मतलब ओनरशिप में रहेगी, ये लीज पे जा रही है और इससे आपको पैसा मिलेगा, हर साल आपको लगातार पैसा मिलेगा। ये जो लीज पे जो जमीन ली गई है इसमें आप देखेंगे गांव अगर पावगढ़ा को, तो वहां पे सबसे ज्यादा जो है स्मॉल और मीडियम फार्मर्स हैं। कुछ लार्ज फार्मर्स भी हैं जिनको शायद फायदा हुआ होगा क्योंकि उन्होंने बहुत ज्यादा जमीन लीज पे दिया है, लेकिन स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स और लैंडलेस जो हैं लेबरर्स या दलित जो हैं वहाँ के, जो कि वहाँ पे अन्य लोगों के जमीन पे मतलब लेबर, एग्रीकल्चरल लेबर करके उनकी आजीविका कमाते थे, उनकी आजीविका पूरी तरह से इससे छिन गई है। क्योंकि ये जो 13,000 एकड़ में जो प्लांट लगा है उसमें 10 डेवलपर्स हैं, अदानी, टाटा, रिन्यू पावर इंक्लूडिंग ये सब सारे 10 जो हैं डेवलपर्स हैं, इनको दे दिया गया। तो KSPDCL ने जमीन लोगों से ली और लीज पे लेकर के दे दिया। कहीं ना कहीं हमको जब हम लीज की बात सुनते हैं तो हम लोगों को लगता है कि चलो कम से कम एक्विजिशन नहीं हुआ हाँ जमीन का, लेकिन हमको यहाँ पे ये समझना है कि शायद डेवलपर्स के लिए ये फायदेमंद इसलिए था क्योंकि उनको अपफ्रंट जो है कैपिटल डालना ही नहीं पड़ा इसमें। अगर ये जमीन उनको खरीदना पड़ता तो बहुत महंगा उनको खरीदना पड़ता और शुरुआत में ही बहुत पैसा कैपिटल इन्वेस्टमेंट उनका बहुत बड़ा होता। यहाँ पे इनको ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि लीज पे लैंड को लिया गया है। और जो लीज है वहां पे लोगों से अगर आप बात करेंगे तो ये भी पता चला है कि लीज एग्रीमेंट्स नहीं है। लोगों से ये कहा गया है कि जब आपकी जमीन 28 साल बाद वापस आपको दी जाएगी तो इट विल बी रिटर्न उसी कंडीशन में जिस कंडीशन में आपसे लिया गया, लेकिन ये सब होगा नहीं होगा इसकी प्रैक्टिकलिटीज बहुत ही कंफ्यूजिंग है। वहां पे पूरा जो लैंड यूज पैटर्न है, भार्गवी ने बहुत सारे फोटोज दिखाए किस तरह से जो कंपैरेटिवली लैंड यूज पैटर्न्स पूरी तरह से चेंज हो गया। वहां पे MGNREGA के इस्तेमाल से जो वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर्स का भी निर्माण हुआ था, क्योंकि वो एक वाटर स्ट्रेस्ड रीजन है, उसको भी किस तरह से जो है बुलडोजर से तोड़ के जो है लैंड को पूरी तरह से फ्लैट बना के ही वहां पे सोलर जो है प्लांट लगी है। और दूसरी चीज ये है कि वहां पे जो दलितों की और महिलाओं की हालत है उस पे उन्होंने खास तौर से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि वहां सबसे बड़ी जो मार है वो दलितों को वहां पे पड़ी है क्योंकि उनके पास ना इतनी जमीन थी कि वो कंपनी को लीज पे देते। उनकी जो आजीविका थी वो बेसिकली शीप रेयरिंग मतलब भेड़ बकरी चलाने से उनकी आजीविका चलती थी। लेकिन ये जो पूरा 13,000 एकड़ जमीन जिसमें कि प्राइवेट लैंड तो है ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो है सरकारी लैंड मतलब जिस कॉमन पैस्चर लैंड जो लोगों का चारागाह है वो सब भी चला गया। जो कॉमन वाटर बॉडीज थी
वहाँ की 5 से अधिक वहाँ पे वाटर बॉडीज हैं, वो सारे भी एक्चुअली एनक्रोच हो गए और वो भी सारा डिस्ट्रॉय हो गया। तो वहाँ पे जो दलितों पे का जो ये था कि उनका पूरा चारागाह नष्ट होने से उनकी आजीविका पूरी तरह से छिन गई है। इसके साथ साथ जो है वहाँ पे उनको जो बिजली तो उनके घर के पीछे प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन उनको बिजली नहीं है, एक्सेस टू एनर्जी उनको नहीं है। वहाँ पे नौकरी की बात उन्होंने कही कि अक्सर ये बोला जाता है कि रिन्यूएबल एनर्जी से जॉब्स जनरेट होंगी, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, लेकिन वहाँ पे उन्होंने खास करके जो बात उनके रिसर्च ने वो ये दिखाया है कि कोई स्किल बिल्डिंग नहीं हो रहा है। जहाँ वहाँ पे जितने लोगों को जो वहाँ पे लोगों को नौकरियां दी जा रही हैं वो बेसिकली माइग्रेंट लेबरर्स हैं, वो झारखंड से आने वाले साथी हैं या बाहर अन्य जगहों से आने वाले लोगों को वहां पे नौकरियां दी जाती है, लोकल लोगों को वहां पे नौकरियां नहीं मिल रही है और स्किल बिल्डिंग भी नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने KSPDCL से बात की तो उनको ये बताया गया कि 15,000 से 20,000 लोग आज वहां पे उस 13,000 एकड़ जमीन के प्लांटों में काम कर रहे हैं। ये जब कोविड के पहले जो है 4,000 के करीब लोग काम करते थे, अब वो कम हो गया है। तो वहाँ जो यंग लोग हैं, बहुत ज्यादा माइग्रेशन वहां पे हो रहा है, लोग पलायन करके जा रहे हैं, बैंगलोर जा रहे हैं या आसपास के नगरों में जा रहे हैं नौकरी के लिए, आजीविका के लिए। और वहां पे भी जाके उनको क्या नौकरी मिलने वाली है, क्या आजीविका मिलने वाली है, ये तो हमको सबको पता है। तो ये जो वो कह रही है कि किस तरह से ये जो मिथ है कि भाई RE से, रिन्यूएबल एनर्जी से बहुत सारी नौकरियां जनरेट होंगी, नहीं होंगी। जो जॉब्स जनरेट होंगी वो खास करके टेक्निकल जॉब्स होंगी और लोगों का जो स्किल बिल्डिंग है वो हो नहीं रहा है कि वो उस तरह की नौकरियां ले। उन्होंने ये भी बताया कि महिलाओं का विमेन सेफ्टी जो उनकी सुरक्षा है उसको लेकर के उस पर भी थोड़ा सा किस तरह महिलाओं पे ये जो है ये एक डबल बर्डन हुआ है ये पूरा प्रक्रिया, क्योंकि एक तो वहां पे उनको पानी लाने के लिए दूर जाना पड़ता है, उनका वो अपना भेड़ बकरी चलाते थे, वो वाली आजीविका उनकी खत्म हो गई है पहले, या फिर वो दूसरों की जमीन पे एग्रीकल्चरल लैंड पे जो वो अपना लेबर करती थी उससे उनको जो पैसा मिलता था, तो कम से कम भूखे नहीं मरते थे, महिलाएं ये कह रही थी कि भाई लेकिन आज अब ये हो गया है कि भाई वहां पे घर में मतलब उनकी आजीविका इतने ज्यादा खतरे पे आ गई है क्योंकि ये सारे जो स्रोत थे उनकी आजीविका के वो सारे जो है खत्म कर दिए गए। विमेन सेफ्टी पे भी उन्होंने बोला कि कुछ ट्रैफिकिंग के मुद्दे भी आए हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बोला उन्होंने, और उन्होंने ये भी बोला कि जैसे जैसे मार्जिनलाइजेशन और गरीबी बढ़ेगी और जॉब्स की अपॉर्चुनिटीज कम होंगी तो उसका सबसे ज्यादा प्रभाव जो है लड़कियों पे होगा, महिलाओं पे होगा। क्योंकि जब इवन एजुकेशन का भी वो एग्जाम्पल दे रही थी कि भाई जब पैसे घर में कम होंगे तो सबसे पहले जो है घर में लड़की को स्कूल से जो है निकाल दिया जाएगा, उसको कम खाना दिया जाएगा, उसका हेल्थ इम्पैक्ट होगा। तो वो जो पूरी साइकिल है जिसके बारे में वो एक्सप्लेन कर रही थी। और खास करके जब बहुत सारे लोग बाहर से आकर के माइग्रेंट पॉपुलेशन काम करेगी तो लड़कियों पे जो रिस्ट्रिक्शंस जो हम देखते हैं, हमने ये फॉसिल फ्यूल में भी देखा है तालचेर और बाकी जगहों पे कि किस तरह से अनवेड मदर्स का नंबर्स इंक्रीज होना और ये जो विमेन सेफ्टी का जो पूरा मुद्दा है, जो पूरा ये प्रोजेक्ट्स के आने से जो बहुत सारे इलाकों में जो फेस किया जाता है और एज अ रिजल्ट जो रेस्ट्रिक्शंस होती है वो वहां की लड़कियों पे, वहां की महिलाओं पे इम्पोज की जाती हैं एक्चुअली। तो ये जो बहुत इंटरेस्टिंग सा उन्होंने चामराजनगर की एक एग्जांपल भी बताई जहां पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से NOC लेकर के सोलर पार्क लगाए गए। तो उनका यही मतलब ये पूरा एक्चुअली उन्होंने थोड़ा बहुत इकोलॉजिकल डिस्ट्रक्शन के बारे में भी काफी बोला कि किस तरह से जो है वो काफी सारे सैंक्चुरीज इस पावगढ़ा प्रोजेक्ट के आसपास जो है सैंक्चुरीज हैं और किस तरह से वो हैबिटेट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है खास करके उसके बारे में भी उन्होंने बताया। तो ये जो पूरी बात है कि किस तरह से लैंड एक्विजिशन को डॉज करके पूरी लैंड लीज मॉडल हमको जिसको देखने से बहुत शाइनिंग और अच्छा दिखता है, लेकिन हम जैसे जैसे वंस वी स्टार्ट डिगिंग डीप यू अंडरस्टैंड कि शायद ये मॉडल में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं और कहीं ना कहीं इसके भी फायदे के
मतलब इसमें कंपनियां और सरकार ही ज्यादातर फायदेमंद रहती है, ना कि ये उन्होंने जो लास्ट वाली अपनी स्लाइड दिखाई उसने उन्होंने ये बताया कि ऐसा नहीं है कि रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल पॉजिटिवली नहीं हो सकता है। उन्होंने दिखाया कि किस तरह से एग्रो पीवी का एक मॉडल का फोटो हमने देखा कि भाई किस तरह से एग्रीकल्चर और सोलर फोटोवोल्टाइक एक साथ इंटीग्रेट करके कोएग्जिस्ट भी कर सकता है। तो डिसेंट्रलाइज्ड किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल हो सकता है, ये हमने मतलब ये भी जो है साफ तौर से उन्होंने अपने लास्ट स्लाइड में उन्होंने उसके बारे में जो है बात किया कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी की जरूरत है, लेकिन किस तरह का ये लार्ज स्केल यूटिलिटी चाहिए 13,000 एकड़ जमीन पे कि हमको डिसेंट्रलाइज चाहिए। आगे जब हम चर्चा करेंगे तो मयंक जो है बात करेंगे मतलब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में, ये जो डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी की बात हुई है कि किस तरह से उसके। बट बिफोर वी मूव ऑन टू मयंक, मैं वन सेकेंड, हाँ मयंक ही है एक्चुअली नेक्स्ट स्पीकर बेसिकली। मैं मयंक को इनवाइट करना चाहूंगी। मयंक एक्चुअली जर्नलिस्ट हैं और 17 साल से जर्नलिस्ट रहे हैं। काफी सारे एनवायरमेंटल मुद्दों पे इन्होंने अपनी जो है काम किया हुआ है, फॉलो किया है बहुत डिलीजेंटली ये मुद्दे। और जो I will take it forward, Mayank, from the last slide that Bhargavi presented. She said that she spoke about decentralized renewable energy, livelihood किस तरह से रिन्यूएबल पावर्ड हो सकते हैं, हेल्थ किस तरह से रिन्यूएबल पावर्ड हो सकता है, एजुकेशन किस तरह से रिन्यूएबल पावर्ड हो सकता है। ये इसके बहुत सारे ढेरों मॉडल्स हैं इस देश में, हमने देखा हुआ है। तो थोड़ा सा अगर आप अपनी बात रखेंगे अराउंड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी और उसकी अपॉर्चुनिटीज क्या हैं, क्योंकि अभी तक हम जो अर्लियर स्पीकर्स हैं उन्होंने they've mostly concentrated on the impacts of renewables, but we have to make a difference, है ना। यहाँ पे एक there is a difference between utility scale large scale renewables एंड डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल्स, है ना। तो वो चीज को हमको समझना भी पड़ेगा कि भाई हम ये नहीं कह रहे इन द इंटरेस्ट ऑफ क्लाइमेट जस्टिस, हम चाहते हैं कि रिन्यूएबल्स की ग्रोथ हो हमारे देश में ही नहीं सारे देशों में, क्योंकि दैट इज परहैप्स द सॉल्यूशन टू एनर्जी ट्रांसिशन, है ना। वो एटलीस्ट इलेक्ट्रिसिटी और एनर्जी वाला जो सेक्टर है उसमें दैट इज परहैप्स द सिंगल बिगेस्ट सॉल्यूशन। विंड एंड today definitely not large dams, अभी सरकार ने large dams को add कर दिया है renewables में to meet the 500 gigawatt target, है ना। but definitely wind or solar. So I would actually request you to kind of take it forward from the last slide that Bhargavi presented. Let's talk a little more about hopeful things and about decentralized renewable energy. Over to you, Mayank. शुक्रिया प्रिया, मैं अपने यहाँ पर बुलाने के लिए, मुझे और मौका देने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। Could you just alternate a little bit between English and Hindi so that मैं पूरी कोशिश करूंगा प्रिया. I will try my best. So thank you so much Priya for inviting me and getting me here today, giving me the opportunity to speak and present my views. मैं अपने से पहले के सभी वक्ताओं को बहुत शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने पूरा रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, सौर ऊर्जा हो चाहे विंड पावर हो, सबके बारे में पूरा उन्होंने बताया और समझाया। मैं इस कॉन्वर्सेशन को थोड़ा सा आगे लेके जाना चाहता हूँ और थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। जैसे मोंगाबे में, मैं मोंगाबे इंडिया के लिए लिखता हूँ और वहाँ पर हम एक सीरीज है क्लीन एनर्जी जिसपे हम लिखते हैं। इसके काम करते हुए हमने रिन्यूएबल एनर्जी के बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में और इनका रिश्ता कोल प्रोजेक्ट्स या फॉसिल फ्यूल्स के साथ कैसा रहता है उसके बारे में सब कुछ लिखा। तो उसी के काम करते हुए एक चीज जो हमें समझ आई, वन थिंग दैट वी अंडरस्टूड वाज दैट दिस जो एनर्जी है, एनर्जी चाहे हाइड्रो से हो, चाहे कोल से हो, चाहे रिन्यूएबल से हो, एनर्जी की जरूरत तो हम सबको है। वी ऑल नीड एनर्जी नो मैटर व्हाट द सोर्स। However, what is now happening, we have to also understand, because we have understood, क्योंकि हमें समझ आ गया है कि अगर हम फॉसिल फ्यूल को जलाकर एनर्जी का उत्पादन करते रहेंगे और उसको यूज करते रहेंगे तो उससे हमारे पर्यावरण को और हमको कितना नुकसान होने वाला है। एक और जो चीज हमें उसमें बहुत कायदे की जो समझ
समझने वाली है वो ये है कि फॉसिल फ्यूल में हमने बहुत गलतियां करी। फॉसिल फ्यूल का जब हमने उत्पादन करने का पूरा पिछले हम 100 साल से जो कर रहे हैं, हमने उस उत्पादन का पूरा प्रोसेस में हमने बहुत गलतियां करी। जैसे एक बहुत जो कॉमन चीज जो मैंने देखी जितने साल से मैं जर्नलिज्म में हूँ, मैं जो काम कर रहा हूँ, कि जहां पर बिजली का उत्पादन होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम उन लोगों को जो उस उत्पादन वाली जगह के आसपास रहते हैं, आसपास के गांव होते हैं, चाहे सिंगरौली हो, चाहे कोरबा हो, चाहे पावागढ़ हो, चाहे कच्छ हो, चाहे राजस्थान का बदला हो, चाहे टेहरी डैम के आसपास का इलाका हो, जो लोग उस एरिया के आसपास रहते हैं, पीपल हु लिव क्लोज टू एनर्जी प्रोजेक्ट्स, दे रेयरली और इवन इफ दे गेट इलेक्ट्रिसिटी इट इज वेरी पुअर। एंड दिस इज अ ह्यूज पैराडॉक्स। आप ये मान लीजिए कि हम दो भारत में जी रहे हैं। एक भारत के लिए बिजली बनती है उस भारत में जहां पर उस लोगों के आसपास को बिजली नहीं मिलती। तो ये बहुत बहुत एक जो हम जिसे एनर्जी जस्टिस और एनर्जी डेमोक्रेसी की बात करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ा चीटिंग है उन लोगों के साथ कि आप मेरे गांव का या मेरे आसपास के हवा पानी को यूज कर रहे हैं, और वो जो बिजली बनेगी वो मेरे से हजारों किलोमीटर, कई 100 किलोमीटर दूर जो क्षेत्र है वहां के लिए बन रही है, और मुझे जो बिजली है, जो मुझे वहां पर संसाधन या रिसोर्सेज का फायदा होना चाहिए, वो मुझे नहीं हो रहा। मुझे लगता है कि जब हम डिसेंट्रलाइज, जब हम रिन्यूएबल एनर्जी की बात करते हैं, जब हम सौर ऊर्जा या विंड पावर की बात करते हैं, एट दिस मोमेंट वी हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है कि हम इस रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा उठाएं, और हम रिन्यूएबल एनर्जी को हजारों मेगावाट और गीगावाट के प्रोजेक्ट लगाने की बजाय हम ऐसे प्रोजेक्ट्स की तरफ देखें जहां पर रिन्यूएबल एनर्जी को हम गाँव में लोगों के पास, चाहे घर और गाँव के लेवल पे, एक छोटा छोटा ग्रिड के लेवल पे, एक छोटा टाउन के लेवल पे, हम उनको उस लेवल तक ले जाएं जिससे लोगों को हर जगह पे बिजली का या एनर्जी का जो यूज है वो उठा पाए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ अपनी बात को समझाने के लिए। अभी जो अगर आप देखें, जो माइनिंग होता है, कोल वगैरह का जितना उत्पादन होता है, या कोल प्रोडक्शन जो होता है, ये हमारा पूरा ईस्ट इंडिया और सेंट्रल इंडिया में होता है मोटा मोटी तौर पे। और जो हमारा जितना बड़े बड़े प्रोजेक्ट रिन्यूएबल पावर के लग रहे हैं, ये हमारे पूरे वेस्टर्न इंडिया और सदर्न इंडिया में लग रहे हैं। अगर अगर हम जो हमारे एनर्जी कैपिटल्स हम इंडिया के बोलते हैं, कोरबा, सिंगरौली, इन तरह के क्षेत्रों को बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हजारों मेगावाट के बिजली के पावर प्लांट लगे हैं जो कोल पे चलते हैं। यहाँ पर भयंकर तौर पे बहुत बड़ी बड़ी ओपन कास्ट माइन चल रही हैं। पर अगर जो लोग, मेरे बहुत सारे साथी और प्रिया वगैरह सब लोग जमीन पे काम करते हैं, उन्होंने देखा है कि जिन गाँवों के आसपास ये बिजली के लिए कोयला निकाला जा रहा है, या जहाँ पर ये बड़े बड़े पावर प्लांट लगे हैं, in those areas there is no electricity or there is very poor supply of electricity। तो आप मानिए कि कोरबा और सिंगरौली में जहां पर बिजली का उत्पादन हो रहा है, वो बिजली दिल्ली, रांची या अलग अलग क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में तो जा रही है, पर जो गांव जिसके पास में कोयले का उत्पादन हो रहा है या जो कोयला निकाला जा रहा है, वहां पर बिजली नहीं पहुंच रहा। यही सेम गलती हमने पावागढ़, या हमारे एक राइटर है रवलीन, उन्होंने कच्छ से लिखा, आरती मेनन ने हमारे लिए ये पावागढ़ से लिखा, जितने भी लोगों ने सोलर के बारे में, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में या विंड के बड़े प्रोजेक्ट्स के बारे में लिखा, उन्होंने भी यही सेम चीज अपनी स्टोरीज में, हमने जो मोंगाबे में लिखी, उसमें ये सेम चीज को दर्शाया। तो ये चीज हमारे लिए एक वार्निंग है। और आई थिंक डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी, जहां पर हम बड़े बड़े हजारों मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट्स की बात ना करके छोटे छोटे सोलर माइक्रो ग्रिड्स की बात करें, या छोटे छोटे सोलर प्रोजेक्ट्स की बात करें जो गांव के क्षेत्रों में लोगों को मदद कर सकते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे अब जैसे अभी मैं इस कॉन्वर्सेशन को इससे भी बात कर सकता हूँ कि जो एग्रीवोल्टाइक्स की बात हुई, कि एक जगह पे हम जैसे अभी पावागढ़ में हमने बात करा कि लैंड को लीज पे ले लिया गया सोलर प्रोजेक्ट के लिए, पर हमारे पास एक एग्रोवोल्टाइक्स का भी एक साधन है जिसमें एग्रीकल्चर और सोलर प्रोजेक्ट दोनों साथ साथ काम कर सकते हैं। कि अगर लैंड देना भी है, अगर फार्मर का लीज पे भी जाएगा, पर उसका ये ना मतलब नहीं है कि फार्मर को अपनी फार्मिंग बंद करनी पड़ेगी, कि किसान को अपनी खेती बंद करनी पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं, हमारे पास मॉडल्स हैं। पर एक्चुअली अगर हम देखें तो ग्रीड जो है, चाहे वो फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट हो चाहे रिन्यूएबल प्रोजेक्ट हो, ग्रीड घूम फिर के आती है लैंड पे। इसीलिए रिन्यूएबल एनर्जी का अगर हम डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट्स देखें, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमने एक स्टोरी करा कि कैसे डिसेंट्रलाइज रिन्यूएबल एनर्जी, जो हजारों करोड़ का वर्थ का मार्केट है, डिसेंट्रलाइज रूरल एनर्जी को बिल्कुल चेंज कर सकता है। एक रूरल परिप्रेक्ष्य को, इट कैन कंप्लीटली चेंज द रूरल एनर्जी पर्सपेक्टिव if we choose this $1 billion, more like several $1 billion worth market of decentralized products। decentralized product होते क्या हैं? decentralized product are solutions जहां पर हम जो बिजली उत्पादन कर रहे हैं और जो बिजली का कंज्यूम करने का है, वो दोनों बहुत पास हैं, और जरूरी नहीं कि वो ग्रिड से जुड़े भी हों। They can be decentralized in off grid projects।
तो अब आप मान लीजिए कि एक गांव में सोलर पावर को यूज करके एक चक्की है, चक्की का इस्तेमाल करा जा रहा है, एक तेल निकालने की मशीन का इस्तेमाल करा जा रहा है सोलर से। ऐसे बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स हैं जो गाँव के परिप्रेक्ष्य को चेंज कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हमारे यहाँ पर एक हमारे रिपोर्टर हैं मनीष कुमार, वो झारखंड में एक जगह है गुमला, वहां गए। वहां पर 44 गाँव में लोगों ने कोऑपरेटिव बनाकर अपनी सोलर माइक्रो ग्रिड लगाई है। और उसमें क्या है, ताकि लोगों का भागीदारी रहे, हर घर से उस गांव, जिस गांव में सोलर ग्रिड लगी है, माइक्रो ग्रिड लगी है, हर घर में लोग 100 रुपए या 50 रुपए या 200 रुपए हर महीना देते हैं, और सोलर ग्रिड के मेंटेनेंस के लिए और पावर को रख रखाव के लिए। और जो लोग लोकल, ताकि किसी और को बाहर से लाने की जरूरत ना पड़े, तो अपने में से ही कुछ लोगों को चुन के उसकी ट्रेनिंग कराते हैं। तो ये जो सोशल, आप इसको मतलब टेक दिस एग्जांपल इन अ वे दैट पीपल आर पार्टिसिपेटिंग इन अ टीम and people are co-owning a project which is going to benefit them. तो लोग साथ में आ रहे हैं, रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा उठा रहे हैं, उन्हें किसी पे they don't have to depend on anyone, और वो अपने लिए एनर्जी का उत्पादन करके अपने का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। और बिकॉज वो अपना पैसा लगा रहे हैं, तो एक ओनरशिप है। क्योंकि हमने देखा, जब भी रिन्यूएबल एनर्जी, अगर जो ऑफ ग्रिड प्रोजेक्ट अगर हम देखते हैं, डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट देखते हैं, कई बार जब कोई एनजीओ लगाता है या सरकार लगाती है और उसके रखरखाव का ख्याल नहीं रखती, उस केस में क्या होता है कि लोग, बिकॉज उनका ओनरशिप या उनका पैसा या उनका इन्वॉल्व नहीं होता, इसलिए वो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे कई साल बाद वो टूट जाते हैं, मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। पर गुमला जैसे क्षेत्र में जो हमने एक एग्जाम्पल देखा, उससे हमें लगा, और वैसे ही एग्जाम्पल हमने देश भर के कई क्षेत्रों में देखे, और वहां पर एक बहुत स्टार्क डिफरेंस था कि स्पेशली ये प्रोजेक्ट विमेन लेड प्रोजेक्ट्स हैं। अब विमेन लेड प्रोजेक्ट्स हैं, उन्हीं में से बहुत सारी औरतों ने उसका आपका ट्रेनिंग करके मेंटेनेंस करना सीखा। और विमेन लेड प्रोजेक्ट्स है, तो उन्होंने छोटे उससे और साधन और अप्लायंसेस चलाने सीखे। तो आपने अपना लाइवलीहुड एप्लीकेशंस लगाया उसमें, आपने अपने लिए, घर के लिए और अपने गांव के लिए एनर्जी इंश्योर करा। आपने इंश्योर करा कि औरतों को साधन मिलते रहें। आपने इंश्योर करा कि बाहर से लोगों का आना जाना का ये ना हो कि आपको अपने प्रोजेक्ट के लिए किसी और पे डिपेंड करना है। तो मुझे लगता है कि हमारे पास एक बैलेंस बनाने की और एक हमें बहुत जरूरत है। वी नीड टू एंश्योर दैट देयर इज अ बैलेंस इन टर्म्स ऑफ हाउ रिन्यूएबल एनर्जी इज बीइंग यूज्ड एंड हाउ it is being used to benefit people at large. Because अगर हम देखें कि अगर हम सिर्फ 4,000, 5,000, 60,000, 10,000, 15,000 मेगावाट के प्रोजेक्ट्स लगाने की बात करेंगे दूर दराज के क्षेत्रों में, चाहे वह पावागढ़ हो, चाहे वह बदला हो, चाहे वो रेवा हो, चाहे वो कच्छ हो, कहीं पर भी, तो हम जो लोग के पास गांव में जरूरत है, बिजली की जरूरतें हैं, वो उनकी हम कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। और हम एक बहुत बड़ा डिवाइड आपके शहरी और गांव के क्षेत्रों में लगातार उसको बनाते रहेंगे। हम क्लेम करेंगे कि हर जगह हमारा 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन है, और लोगों को उस इलेक्ट्रिसिटी का, उस पावर का कितना फायदा हो रहा है, ये जो हम रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन की बात कर रहे हैं, क्या वो आखिरी बंदा जो हमारा गाँव में है, जो इंसान हमारा गाँव में रहता है, क्या उसको उसका फायदा हो रहा है? मुझे लगता है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी एक सोल्यूशन है, जिसको यूज करके हम रूरल एनर्जी या रूरल जो गाँव का जो क्षेत्र है, वहां पर पूरा का पूरा एनर्जी का पूरा ट्रांजिशन कर सकते हैं। हम पूरा उसका ग्राउंड लेवल पे उसका एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। मैं अपनी बात को भी यहीं विराम दूंगा, और आई विल वेट फॉर द क्वेश्चंस एंड अदर। थैंक यू। धन्यवाद मयंक, आपने जो बोला, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द होल aspect of not kind of repeating the mistakes that have been committed in the fossil fuel front. And that whole thing on energy access, basically, that you spoke about, which has been seen in fossil fuel issues. We've seen it in Singrauli, as you said, where though it produces 10% of the total coal-based energy of the country, it doesn't, people there have access issues. There is inequitable distribution of energy, actually, whether it's between cities and rural areas and villages, or within class differences, how the richer have more access to energy, while the poor do not have access to energy, though they consume much less. So as well as the whole thing on coal, where coal has been concentrated in the
the eastern part of the country, and the renewables is developing on the western part. So there's also this whole thing that's been spoken about quite a bit, especially when we are talking about energy transition. जब हम बात कर रहे हैं झारखंड में, या कि we spoke earlier, Bhargavi spoke about jobs, jobs not being too many jobs not being generated. The other question is that in states like Jharkhand, जहाँ पे energy transition हो रहा है, पूरी coal dependent economy है, वो transition कर रही है to renewables. It's very clear that जो jobs create होंगी वो उस geography में नहीं create होंगी, है ना, क्योंकि renewables की growth जो है वो western part of the country में हो रही है, वो गुजरात में, राजस्थान में, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये जो पूरा बेल्ट है यहाँ पे renewable growth हो रहा है, whereas coal central India और eastern India में prominently था. तो जहाँ पे लोगों की नौकरियां जाएंगी, even coal based नौकरियां अगर जाएंगी, वो नौकरियां यहाँ पे नहीं, वहीं पे नहीं रिन्यूएबल्स डेवलप हो रही है. वो एक बहुत बड़ा अहम थिंग है. जो important thing that we spoke about was energy democracy. That is an important area, because while we are talking about as Mayank pointed out very clearly, we all need energy. But we definitely, when we talk about our future energy systems, we definitely need to focus on not just, it can't be business as usual. In the whole frame of climate change, you really can't do business as usual. There has to be a thrust on lifestyle change. For example, we cannot say that because renewables se energy produce ho raha hai, so we can keep on producing more energy and using it. We can't be a energy guzzler, because renewables, whether it's solar or wind, is not carbon. There's no concept as net zero. You can come near being zero. Of course, the government of India has said that by 2070 we will achieve net zero, but you cannot. There's nothing called a net zero. Everything has a carbon footprint to it, and so does renewables. अगर हम solar panel की भी बात कर रहे हैं, if we are talking about solar panels and installations or wind installations, it has a carbon cost to it. तो कोई carbon neutral कोई भी चीज नहीं है. So and we cannot say that renewables से energy produce हो रही है, so we can lead a particular lifestyle. So there has to be we need to have discussions around lifestyle change. We need to have discussions around degrowth, for example. It cannot be business as usual growth powered by renewables. That is not going to even work, even if we bring in renewables on a large scale. या हम renewables भी लेके आएंगे, तो जो हमारी अभी की जो growth paradigm है, जिस तरह का paradigm है और जिस तरह हम growth को define करते हैं, this cannot be powered and this is not going to work actually. तो degrowth की भी बात हमको इस पूरी प्रक्रिया में लानी चाहिए along with energy democracy. एनर्जी डेमोक्रेसी की बात खास करके कहाँ पे आती है? इट कम्स इन वेयर करंटली हम जो एनर्जी जो हम क्लाइमेट चेंज सॉल्यूशंस को हम देख रहे हैं, ऑल द डिस्कशंस आर अबाउट चेंजिंग, शिफ्टिंग कैपिटल आउट ऑफ फॉसिल फ्यूल सेक्टर एंड पुटिंग इट इनटू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर. तो ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम है हमारा, इस सिस्टम में वी आर सेइंग दैट वी विल कंटिन्यू टू operate in this current system, which by the way capitalist system जो है ये natural resources को और labor को और human rights को exploit करके ही thrive करती है. तो हम जब तक systemic change की बात नहीं करेंगे, हम जब तक हमारे climate change के issues की जो solutions हैं उसको हम इसी capitalist system में ढूंढते रहेंगे, तो वो challenge है. And when we इसी frame में energy democracy की बात आती है, because अगर हम बोल रहे हैं कि ट्रांजिशन करेंगे हम, वी आर गोइंग टू ट्रांजिशन इन, एंड दैट ट्रांजिशन शुड बी अ जस्ट ट्रांजिशन वेयर वी कीप कम्युनिटीज and people's rights over resources as well as the environment at the center of this whole debate. Unless we don't keep it, then we are missing the bus, because this is when we are going to change an entire energy system. From fossil fuel base से हम पूरी तरह renewables में shift करने वाले हैं, और अगर हम अभी ये कुछ मुद्दों को नहीं address करेंगे, then we will repeat the same mistakes that the whole fossil fuel system did. तो उस संदर्भ में do we want the same centralized corporate led, corporate controlled energy systems, या हमको एनर्जी डेमोक्रेसी की बात करनी चाहिए, एनर्जी सफिशिएंसी की बात करनी चाहिए, एनर्जी सिक्योरिटी की बात करनी चाहिए? ये भी बहुत बड़ा सवाल है. दिस इज ऑल्सो समथिंग दैट नीड्स टू बी
talked, and in that frame, actually, cooperative models, producer company models are the answer, to both energy inequity and access, as well as the whole systemic issue that we are facing as mankind. Which is very, very inequitable and unequal and violative actually. So isme he spoke, there was talk about the Jharkhand microgrid. I wanted to share an example from Kerala. Kerala में एक मॉडल है डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी का, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग सा मॉडल है, इन अ विलेज कॉल्ड पेरिंजनम इन त्रिशूर. पेरिंजनम नाम का एक गांव है, त्रिशूर जिले में है वो गांव. वहां पे जो है एक पूरे गांव में उन्होंने ऑलमोस्ट 860 हाउसहोल्ड्स को रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड घर बनाया है. सो एवरी हाउस इज अ पावर हाउस. तो हर घर रूफटॉप पे सोलर है. तो वहां पे जो है वो मॉडल जो है वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का मॉडल है. कंज्यूमर्स को साथ में लाया गया है. सो यू आर नॉट, अब आज तक हम एनर्जी के लिए हम बोलते हैं कि भाई लोग मतलब आप डिस्कॉम्स को देखिए, उनके कंज्यूमर्स हैं, लेकिन आगे का जो एनर्जी फ्यूचर है उसमें वी नीड टू एनविजन एनर्जी वेरी डिफरेंटली, वेयर यू हैव प्रोस्यूमर्स, ऐसे लोग जो प्रोड्यूस भी करते हैं, अपने लिए जितना चाहिए वो कंज्यूम भी करते हैं, और बाकी जो एक्स्ट्रा होता है उसको ग्रिड में अपलोड भी करते हैं. और that extra energy that is produced by each household on their using their solar rooftop or maybe a common space within the panchayat, like a school rooftop या ऐसा कुछ, उसको हम जैसे स्ट्रीट लाइट्स को पावर करने के लिए यूज कर रहे हैं, या मतलब कॉमन चीजों के लिए वो भी यूज होता है. एंड जो एक्स्ट्रा होता है उसको हम ग्रिड में अपलोड करें, वो एनर्जी जो है ग्रिड में अपलोड होकर के फिर बाकी जगहों के लिए भी जा सकती है. सो दिस काइंड ऑफ अ मॉडल वेयर पीपल, सो वहां का जो मॉडल है उसमें कंज्यूमर्स सारे साथ में आए. बेसिकली 868 consumers came together and they registered a cooperative society basically. एंड सारे उन्होंने अपने रूफटॉप में किसी के घर के ऊपर 4 किलोवाट की लगी है सोलर, किसी के घर में 2 किलोवाट की, किसी के घर में. सो बेसिकली अलग अलग घरों में अलग तरह से उन्होंने सोलर रूफटॉप लगाया है. एंड जितना उनका कंजम्पशन है उसका बाकी वो ग्रिड में अपलोड कर देते हैं. साल के अंत में ऑलमोस्ट अक्टूबर में बेसिकली what happens is जितना भी उन्होंने एक्स्ट्रा अपलोड किया उसके लिए उनको पैसा जो है केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से उनको पैसा मिलता है. प्लस उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो 0 है, क्योंकि उनको जितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करना है वो खुद से ही प्रोड्यूस कर रहे हैं. तो इस तरह के बहुत सारे जो है DRE पावर्ड, डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी पावर्ड मॉडल्स हैं. इलेक्ट्रिसिटी के लिए एग्रो पीवी की बहुत सारे मॉडल्स हैं जहां पे अभी पायलट्स चल रहे हैं इस देश में, जहां पे यू कैन कंबाइन एग्रीकल्चर अलोंग विथ सोलर रूफटॉप फॉर एग्जांपल. विंड में भी ये है कि भाई विंड के साथ साथ एग्रीकल्चर हो सकता है, जहां पे बाउंड्रीज और फेंसिंग्स नहीं है, सिर्फ ट्रांसफॉर्मर्स के इर्द गिर्द फेंसिंग लगाई जाती है और बाकी जगह को चारागाह के रूप में यूज करने के लिए अलाउ कर दिया जाता है. तो इस तरह के मॉडल्स के आने की बहुत जरूरी है. एट द सेम टाइम ऑल्सो विमेन की बात हो रही है यहाँ पे, लाइवलीहुड मॉडल्स, विमेन ड्रिवन जो लाइवलीहुड मॉडल्स हैं वो उसकी भी बहुत स्कोप है उसका भी. तो ये सारी चीजों को हम लोगों को थोड़ा सा मतलब डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी के फ्रेम में देखना पड़ेगा, एनर्जी डेमोक्रेसी के फ्रेम में भी जो है आगे चल के देखना पड़ेगा. दैट ब्रिंग्स अस एक्चुअली टू वसुंधरा, द लास्ट स्पीकर इन द फर्स्ट राउंड. वसुंधरा जो है असिस्टेंट प्रोफेसर हैं IIT गुवाहाटी में डेवलपमेंट स्टडीज की, और उन्होंने काफी सारा जो है उनका जो रिसर्च इंटरेस्ट है वो रहा है सोशल मूवमेंट्स, डेवलपमेंट, डिस्प्लेसमेंट और डिकॉलोनाइजेशन ऑफ नॉलेज में. और उन्होंने जो वहाँ पे अज्योर पावर प्लांट है असम में, उसमें वहाँ पे जो जितने भी अफेक्टेड लोग हैं, बामुनी जो लोग हैं, उनके साथ जो उनका काम रहा है उसके ऊपर थोड़ा सा वो अपना बात रखेंगी. वसुंधरा, ओवर टू यू. Hi, thank you Priya. I was actually thinking and listening to everyone, और काफी सारे, क्योंकि कई लोगों ने अपने कॉन्टेक्स्ट में केस स्टडीज को लेके किस किस्म की वायलेशंस रही हैं और वो सब उस पर बात किया है. मीरा इज आल्सो सॉर्ट ऑफ पॉइंटिंग आउट कि
We have been talking about how the kind of violations around land and even environment and sort of people's rights and access to resources किस तरीके से होते हैं. So I was thinking that maybe I don't sort of speak so much in detail about the Mikir Vamuni grant case, जहाँ पर एक solar power plant है. Bhargavi has also been there as part of a fact-finding team, जहाँ पे there was quite a damning report about all the violations of Azure Power, who is an important player amongst others in solar power. So जिस किस्म की वहाँ पे भी violations, of course कुछ तो regional specificities, particularities हैं उस site की, but we see जो pattern है, जो broad एक trend है कि किस तरीके से ये project, उनकी scale, the capital intensive character, completely privately controlled, agricultural land को लिया है, again यहाँ पे there are specificities of किस तरीके से what kind of titles people held to the land, कहीं पे जहाँ पे for example village grazing land का हमने case देखा, wasteland का case देखा, यहाँ पे it was tenancy land. So there are ways in which जितना भी लोगों का अधिकार है उस जमीन पर, they are constantly being negated and denied. Because and that's something that I thought that maybe I will speak about in terms of what is this broader structure within which why a certain set of people's rights are consistently denied as a pattern and as a trend, which means there is something structural to the way in which these projects are being implemented. So I just thought I will say, because since we've already heard a lot about the details of the kind of inequalities that these projects bring in, तो मैं उसको वापस से मिकिर बामुनी ग्रांट के कॉन्टेक्स्ट में दोहराना नहीं चाहती हूँ. So मैं ज्यादा लंबा भी नहीं बोलना चाहती हूँ. So I'll just sort of throw in some broader things that I think sort of tying together maybe what a lot of people have said. मुझे लगता है कि एक दो चीजें हैं जो हम constantly हम माने एक आम जनता में also the thing that legitimizes कि भाई clean energy है, renewable energy है, green energy है तो अच्छी होगी. जो हम हमेशा जो binary में बात करते हैं वो fossil fuel versus clean energy में बात करते हैं, जो of course वो binary है, and of course there is the polluting fossil fuel industry which is non-renewable, and then the renewable sector. But I think we should also maybe begin to talk about capitalist ways of producing electricity. And I wanted to take off from what Priya was saying. अभी कि भाई हम capitalist system के अंदर अगर हम constantly इसी model के अंदर अगर हम रहेंगे, तो we are constantly trapped in a certain way of producing electricity. तो कहीं ना कहीं हमको capitalism की बात, मतलब अगर हम energy की बात कर रहे हैं, तो capitalism is absolutely essential to the story. And I think we need to talk more about it and keep naming it, because जब हम alternates की बात करते हैं तो they must necessarily be broader structural anti-capitalist models of producing electricity, right? So it's not enough to talk about green energy or renewable energy, but it will have to be anti-capitalist models of energy production जिसमें हम renewals पर मतलब emphasis देते हैं इस पूरे structure में. Because the thing about especially renewable and solar and wind is that it's almost entirely private, and that's something also that I know कि हमारी बातों में वो है, लेकिन हम मतलब we are not naming it as much and speaking about it as much, which is the privatization of energy. And अगर हम demands, अगर people's movements की तरफ से demands की बात करें तो I think an important emphasis has to be to put energy back under a state-controlled sector. I know we have moved far away from it with sort of the onward thing of neoliberal reforms, but that has to be an important part of people's agenda, which is that this is मतलब जब तक energy का sector ज़्यादा privatize होता रहेगा, उसकी निजीकरण होती रहेगी, तब तक this model of energy production is going to stay. Because if you have and solar and wind, which is, like I said, almost entirely private, उसका एक बड़ा एक simple logical conclusion हम आते हैं कि अगर private companies बिजली बना रही हैं, उसका मतलब कोई पैसा बना रहा है. It has to be a profit-making industry if there are so many private players involved in producing renewable energy, and therefore it takes it away. और ये एक broader neoliberal model
है, न्यूलिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है, जिस दौर में हम आजकल हैं, जो एक डेवलपमेंट की परिभाषा है आजकल, जो डोमिनेंट परिभाषा है, उसमें द वर्क ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन हैंडेड ओवर टू कैपिटल, राइट, टू से कि भाई डेवलपमेंट करने के लिए कैपिटल की जरूरत है, तो हम कैपिटल को अट्रैक्ट कैसे करें। और I mean development is that important thing where everything gets lost, which is कि हमने कैपिटल को हैंड ओवर कर दिया, ये काम तो कैपिटल आएगा, कैपिटल इंडस्ट्री बनाएगा, that is the mainstream argument, right? इंडस्ट्री बनाएगा तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, रिन्यूएबल एनर्जी बनाएगा क्योंकि उसके लिए भी कैपिटल की जरूरत है, सोलर इज expensive and all of that, so you need to have private capital enters so that we can have more of all of these things. But the thing is that private capital will only enter as long as it's profitable. And how do you make things profitable? उसका एक ही तरीका है, जब जमीन सबसे सस्ती हो, जब आपको लेबर सबसे कम हो. So, what Bhargavi was also mentioning about, the fact that you have 13,000 acres of land and 1,500 to 2,000 people employed on 13,000 acres of land. It's because capital is interested in the land and not the people. Right? और अगर हम जब तक विकास का काम अगर हम पूंजी को सौंपते रहेंगे, तब तक पूंजी का काम मुनाफा बनाना है, पूंजी का काम विकास नहीं है. And so therefore I think this sort of this capitalist form of producing electricity in the current model, which is moving more and more towards privatization, as long as we remain within a privatized model, we are going to continue to face the problem of the fact that these projects are not interested in the people. Right? या जो अभी मयंक ने भी बात करी कि हम दो भारत में रहते हैं, एक जगह जहाँ पे बिजली मतलब where electricity is produced and for whom electricity is produced, right? That is not an aberration, and it is integral and fundamental to the system, to a capitalist system of producing electricity, to a privatized model of producing electricity, because for a privatized model it must necessarily be profitable. And so all, I mean, this sort of brings together all of the different kinds of things and points that people have brought out कि जमीन को किस तरीके से categorize किया गया है. Wasteland का जो एक conception है कि भाई ये जमीन खाली है, unused है, but it again from all the different speakers we've seen how lands are used in different ways, simply because they're not enclosed or marked off as this is my property or someone else's private property. But lands are used in a variety of ways, through a variety of arrangements, informal arrangements, or in informal arrangements में जो again एक exclusive private property capitalist framework के अंदर नहीं बैठता है. Within that you always have, for instance, women, marginalized populations who it serves as a very important space for the subsistence of these marginalized populations. हमने कई projects में देखा है कि जहाँ पे displacement होता है, rehabilitation होता है, there where in the rehabilitation you say अच्छा आपका ये पट्टा है, आपको ये plot मिला है, आपको ये घर मिला है, आपको ये इतना 3 या 4 या जितना भी बीघा जमीन मिला है, the land title goes directly into the name of men, and where they become more for these so-called formalized rights, which are very bounded, there women get more marginalized because those spaces that they had, these informal arrangements which they had, whether it's collecting firewood, whether it's taking cows for grazing, it's also it's about being productive and sort of contributing, right, as a member of the family to labor within the family, they start getting more and more marginalized. And you see that even sort of socially within society ki jo zyada marginalized sections hai unko informal arrangements are more important to their subsistence than the dominant sections who are sort of already within this more bounded, clear property regime and system. And so I just, I thought, it's also been sort of a long session. So maybe for now, I don't say any more, but just to sort of
पॉइंट आउट कि जो जिस किस्म की सारी हम वायलेशंस देख रहे हैं, जो सारे स्पीकर्स ने अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में, अलग अलग साइट्स और केस स्टडीज में दे हैव नोटेड, उनका एक कारण है, उनका एक लॉजिक है, and that logic eventually comes from this system of energy production, which is part of this broader development model. And you know, we when we speak of alternatives, so we can't simply speak of renewable versus fossil fuel, but it will have to become anti-capitalist ways of producing electricity, where and development models within which this falls, where our primary agenda is not to produce wealth, right, जो trickle down होके फिर सारी जनता में जाना होगा, but where the primary or the principal aim is कि people's lives are uplifted, because I think we also need to recognize, which again many of the speakers have already done, that that people's lives do need to be uplifted, right? We're not also talking about sort of ideas of the way people have been living and the systems that they have to continue them, because the thing is that people have been also consistently now dispossessed, marginalized with economically within society, and there is a desire and a will to improve. So this kind of upward mobility, we need to sort of think of that model of upward mobility that has to necessarily be anti-capitalist. There really isn't any other I mean, in my understanding, there isn't really any other way of thinking about these the alternate, and they can't be in our understanding, they can't be, you know, isolated models of simply, for example, exploring with different ways of producing electricity, right? Because if we remain within that system, या तो वो फिर वहीं पे एक छोटे इलाके में रह जाएगा, या वो eventually उसी system के भीतर ही रहने से it will continue to reproduce the same kind of inequalities and marginalities. And you know, I think that demand for bringing it back, that it should be something that the state should control, because development is the work of the state. It is not the work of capital. तो अगर capital वो काम नहीं कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, I mean, in many ways there is no point being upset with capital, because it is the job of capital to make profit. तो जब तक हम capital पर as in जब तक जो mainstream एक model है वो capital पर निर्भर रहेगा to do all of this, for electricity to be produced, if we are always dependent on capital to do that work, we are necessarily going to keep failing, and we're necessarily going to produce these very unequal models, which has a structure to it, which is why, you know, it in many ways that structure and that pattern is the same in Rajasthan, is the same in Karnataka, is the same in, you know, Himachal and Gujarat and Assam. Okay? So I think I'll just stop here and yeah, thank you. Yeah, thank you वसुंधरा. जो आपने सवाल उठाए, मतलब जो विकास के जो मॉडल है, हम इसको एक बाइनरी के तौर पे तो देख रहे हैं, फॉसिल फ्यूल वर्सेस रिन्यूएबल्स, लेकिन बाइनरी से आगे बढ़ के हमको इसको विकास का जो हमारा पूरा परिभाषा है, हमारी जो परिभाषा है विकास को लेकर के, उस परिभाषा को देखने की जरूरत है, डेवलपमेंट पैराडाइम को क्वेश्चन करने की जरूरत है, ये कैपिटलिस्ट सिस्टम और ये सिस्टम कैसे वर्क करती है इन द बैकड्रॉप की भाई जितने भी रिन्यूएबल्स में, खास करके विंड और सोलर में जो भी आज प्रोडक्शन हो रहा है, उसमें टोटली प्राइवेटली ओन्ड है, मतलब निजी लोगों का ये है, इसमें कोई सरकार का कोई रोल नहीं है। उन्होंने ये भी बात रखी कि भाई ये जो पूरी ब्रॉड सी जो न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल है, इसमें जिसमें कि भाई विकास हमने कंपनियों को दे रखा हुआ है, भाई विकास का मुद्दा सरकार का नहीं है, वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है उसको पूरी तरह से डिबंक कर दिया गया है, उसको तोड़ के उसकी धज्जियां उड़ा दी गई है। तो ये वाली जो है मतलब इस पूरी चीज में डेवलपमेंट मॉडल को भी देखने की जरूरत है, खास करके ये जो पूरा कैपिटलिस्ट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन है उसको मद्देनजर रखते हुए, और एनर्जी में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हेंस इसके बारे में
अब कुछ अगर हम लोग we can just take a few questions. I have some questions that have come in the chat. I will read them out. मैं ऐसा करती हूँ क्योंकि समय अभी 8 बज के almost 10 मिनट हो रहा है. I will read out all the questions, and when the speakers speak, if you could also kind of address some of these questions that are relevant to you. One of the questions that Suhas Tai has asked is that could you grow fodder for animals in the land that is leased for windmills or thing, if that can be an option that can be worked out, especially when you hear about agro-pastoral communities and how renewable energy projects are actually affecting this pastoral land. So that's one question. Meera wanted to kind of ask if, since we've heard so much on social impacts and stress on land and livelihoods, she was asking, are there any safeguards that can be ensured? When we talk about RE projects, is there some that hum future ke liye, what are the safeguards that we could actually propose or talk about some of that? Ravleen, there's a question from Ravleen. Is there any captive renewable energy plant on the lines of captive thermal power plants, basically? So I think, so I would request the speakers to kind of answer some of these questions, these 3 questions that have come up here. And I would actually request, I would go the other way around. I would actually ask Vasundhara to start by if she wants to address some of these questions, and also what are your concluding remarks on the session. So if you could start. I'm going to ask someone else to start, only because I had told Meera this also when she invited me for this session, that I am less of an energy person and more of a land person. So maybe someone who, maybe like, I don't know, Bhargavi or someone, if you can begin, and then I can come in later. Do you want to kind of, what are your closing remarks for the session? What is it that the one thing that you would like to leave with the audience? I feel like I would just be repeating myself in terms of what, what I just said, since I was also making, broader comments. But I think it's not an easy question. मतलब वो ऐसे बोलना ज़्यादा आसान है in terms of actually thinking through what these models will look like concretely, substantively. But somewhere we have to, I think, at least between us and our brainstorming discussions, when we talk about alternatives, to think of our alternative a little more structurally, not in terms of, not limited to experiments that have happened in different parts, but to begin to connect them and to begin to think and build an alternate model. As opposed to, like I'm saying, small sort of, which are very important part of the process. I'm not denying, their importance. And जो model, alternate model भी निकलेगा, वो इन्हीं experiment से ही मतलब निकल कर आएगा. So it must come from, from these grassroots experiences. But that's somewhere we need to start. And I do think that इसमें state का role बड़ा ज़रूरी है, because at the end of the day, energy is a massive infrastructure need and requirement, and it does require a certain amount of capital. And I think we need to recognize that the role of the state, even in things like cooperative models, at the end of the day, they only work and they sustain जहाँ state की support है. Because how do you eventually there will be a market, there will be, because it requires capital, there will be some amount of sale, buying, and these are systems that we need to contend with, right? We're not talking of, something outside of the market entirely, or जहाँ हमको उस process में engage करना पड़ेगा, वहाँ पर I think role of the state is important. So we need to also have, therefore, certain demands of the state of how we want to see the state control the electricity and energy sector. So I think, I'll leave it with that.
Thank you, Vasundhara. I'll move on to Mayank. Your last concluding remark, and if you would like to address some of the questions. हेलो Yeah, go ahead. प्रिया, हाँ, अगर आप मुझे एक बार थोड़ा बता देंगे दोबारा क्वेश्चंस, मैंने क्वेश्चंस मिस कर दिए. अच्छा, so basically ये एक सवाल ये था कि भाई ये जो चारागाह है, basically can Suhastai was asking if it can be that we can grow, fodder under solar, PVs, or similarly if fodder can be allowed to be grown among wind. So this whole question of coexistence of renewables along with community needs, is that possible? That was one of the questions asked. Basically the other was by Meera, where she asked that we've spoken about land stress, we've spoken about livelihoods and all of this, and she's asking if are there any safeguards or things that one should kind of look at before moving into REs, rather than just talking about the problems. Are there solutions to it? And there was also a very pointed question on is there an example of a captive renewable energy plant by any industry, just like we have captive thermal power plants? Okay, so I'll briefly answer Priya. देख, मैं संक्षिप्त में अपना जवाब देता हूँ कि पहली जो बात है कि there is a coexistence possible है या नहीं है, बिल्कुल है. पर जैसा मैंने अपने opening remarks में कहा कि problem with coexistence is that all the industry, whether it is fossil fuel based energy projects or renewable energy projects, चाहे सौर ऊर्जा विंड पार्क की बात करें हम, चाहे फॉसिल फ्यूल कोयला वाली बात करें, सबको लैंड चाहिए. तो को एग्जिस्टेंस कोई चाहता नहीं. जो कैपिटलिस्ट सिस्टम की जो हम बात कर रहे हैं, जो वसुंधरा ने भी रखी, सबको अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे लैंड चाहिए. तो हमारा अभी जो अगर आप मॉडल देखें, जितनी जगह रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, हर जगह जो कॉमन ग्राउंड्स या पैस्टोरल लैंड जो जा रहा है, वो इसीलिए जा रहा है बिकॉज एवरी एजेंसी व्हिच इज सेटिंग अप द प्रोजेक्ट्स इज लुकिंग एट कंट्रोलिंग द लैंड. पहला तो जवाब ये. और जहां तक मीरा ने पूछा कि किसी तरीके से कि सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन यही है कि एक तो हमें जो प्रॉब्लम्स हैं हमारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स में, द इश्यूज दैट वी आर फेसिंग इन स्पेशली इन द रिन्यूएबल इंडस्ट्री, व्हिच इज बेसिकली दैट वी नीड to ensure the implementation of the norms that we have. That is one. And two, in cases where we do not have the norms, जहां पर हमारे पास norms नहीं है, law नहीं है, जैसे हम बार बार बात करते हैं कि रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए हमारे पास एनवायरमेंट और सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट करने का कोई कहानी नहीं है. तो हमारे पास जहां पर लॉ नहीं है, वो हमें इंश्योर करना है. थोड़ा सा स्ट्रगल तो रहेगा. अगर हम सोचे कि कोई भी कंपनी हजारों करोड़ जो लगाने की चाह रही है, वो हमको इजीली हमारे राइट्स दे देगी, तो ये तो हमारा मतलब आप मान लीजिए कि जो इस देश में गरीब है, उसके लिए तो अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करना, इट्स गोइंग टू रिमेन अ लॉन्ग फाइट. सो इन द सेम कॉन्टेक्स्ट आई विल से हमारा मीरा के क्वेश्चन का जवाब है कि बेसिकली सोल्यूशन यही है कि दैट वी हैव टू एंश्योर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द नॉर्म्स दैट आर एसोसिएटेड विद द प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, चाहे वो फॉरेस्ट लैंड से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी चीज से भी, चाहे पानी से रिलेटेड हो, चाहे वो हम जो प्रोजेक्ट्स के लिए जो अल्टीमेटली अग्रीमेंट साइन कर रहे हैं उनकी बात करें, पर वो इन सब चीजों के लिए हमें इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए इंश्योर करना पड़ेगा. और दूसरा जो असेसमेंट का नहीं है अभी, वो असेसमेंट का और कॉमन ग्राउंड को प्रोटेक्ट करने के लिए और फॉरेस्ट लैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए, कम्युनिटीज के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें उस गाइडलाइंस और नॉर्म्स के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा. मैं बहुत संक्षिप्त में अपनी बात यहीं पर खत्म कर दूंगा. अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आई विल बी हैप्पी टू आंसर. Thank you, Mayank. Over to you, Bhargavi. Thanks, Priya. Yeah, what I would like to share is, many years back when Coca-Cola came to India, they took the water beneath us and put some color and sugar in it and sold it back to us. The same thing is happening with solar and wind and everything that's around us, and we need to become conscious of it, because every unit of solar energy or wind energy that is all around us is being so financialized and being made so inaccessible. Today there's also the dialogue of consumers can choose what kind of energy they want.
do the consumers even know at what cost this green energy, so-called green energy, is coming? So a lot of awareness is required, and we also need to, like I said, understand the basic provisions that's already inside the Constitution, the 73rd and 74th Amendment. So if every ward committee can ensure there's rooftop, solar panels in every building, every home, like in rainwater harvesting, we have some laws in some states, like in Bangalore, we have that, every 60-40 site should be able to make its own rainwater harvesting unit and collect that rainwater. So similarly, I think there has to be some kind of policy and law which pushes people to harness the solar energy on their rooftops. And we need to talk a lot more about it at the local level and push for this decentralized ways. And like Vasundhara said, somewhere bid a goodbye to the capitalist models. That's the only way to go, I think. Thank you. Yeah, thank you. Very important things, Bhargavi. Meenakshi, over to you. We were talking about, I think Meera had asked about the safeguards. So before I get into the safeguards, I just wanted to highlight that how like the push from the center is so strong for renewables. For instance, Electricity Act puts in things like there is provision for renewable purchase obligations, wherein डिस्कॉम्स को बोला गया है कि उन्हें टारगेट दिए गए हैं रिन्यूएबल एनर्जी से जुड़े हुए. साथ ही साथ हम रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हैं अभी, द क्रेडिट सिमिलर टू कार्बन क्रेडिट. सो ये सब चीजें जब इस तरह के सेंट्रल पुशेस आ रहे हैं, देन सेफगार्ड्स थोड़ा कहीं पीछे छूट जाते हैं. इनफैक्ट आई वांटेड टू हाईलाइट दिस थिंग दैट in Kutch, for instance, for wind energy, windmills, usually district collector का एक order आता है जिसमें लिखा होता है कि ये windmill खेत के पास नहीं होनी चाहिए, किसी गौचर जमीन ग्रेजिंग लैंड के पास नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर उससे ब्लॉक नहीं होना चाहिए. बट ये सारे के सारे safeguards are often ignored and the sites are chosen without keeping these things in mind. तो अगर इस इंसेंटिव्स नहीं होने की कंडीशन में ऐसा होता है कि सेफगार्ड्स या तो आते ही नहीं या आते भी हैं तो वो ऑफन इग्नोर कर दिए जाते हैं पूरी तरह से. सो आई जस्ट वांटेड टू कंक्लूड विद 2 points here. One is we say that sun, wind, all these resources, they are inexhaustible, but there are other resources that get used, be it land, forests, which are exhaustible, which are contested spaces, जहाँ पर अक्सर हम बहुत सारे राइट्स और क्लेम्स को एक साथ आपस में एक दूसरे से गुथा हुआ या एक दूसरे से भिड़े हुआ पाते हैं. तो वो अक्सर देखा जाता है. तो हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए that though there is sun and wind, there is land and forest also that is involved in these projects. And second, let's try and keep the difference between climate and environment intact. These renewable energy projects may not have they could be climate wise, they could be benign. उनका शायद उतना असर नहीं होगा. अगर मैं क्लाइमेट को हिंदी में मोटे मोटे तौर पे बोलूं तो जलवायु निकल के आता है. आई एम नॉट श्योर इफ इट इज द राइट ट्रांसलेशन ऑफ दैट. तो और एनवायरमेंट, पर्यावरण, तो ये दो अलग चीजें हैं जिन्हें हम मिक्स ना करें तो बेहतर होगा, और दोनों को अलग तरह से ही देखें कि एनवायरमेंट पर इन प्रोजेक्ट्स का क्या असर हो रहा है. क्लाइमेट वाइज हो सकता है वो एमिशन नहीं हो रहा है, एंड वी कैन से दैट दे आर समवॉट क्लाइमेट benign. So that's what I wanted to end my session with. Yes, thank you. I think with that we come to the end of this very interesting discussion around opportunities, challenges of renewables. Basically जो हम बात कर रहे थे पिछले 2-2.5 घंटों से, हमने अलग अलग तरह के वक्ताओं से सुनी. लोग जिन्होंने डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में बात कहा, जिन्होंने रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बारे में बात किया, द लैक ऑफ इट एंड द नीड फॉर इट बेसिकली. सुमेर सिंह जी जिन्होंने जो जमीन पे एक केस फाइल करके अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. सुमेर सिंह जी अभी भी हैं क्या? जी मैम. जी मैम नमस्ते. मैं हूँ अभी भी, और मैं अभी बस में ट्रेवलिंग कर रहा हूँ. कोई दिक्कत नहीं है. बहुत ही अच्छी मैंने सुना, अभी बहुत ही अच्छा लगा मुझे, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि
आप सब मिल करके इस पब्लिक का और यहाँ की एनवायरनमेंट का बहुत ही बड़ा सहयोग रहेगा। बिल्कुल मैम, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी बहुत 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 धन्यवाद सुमेर सिंह जी। तो ये जो पूरी जो पूरी डिस्कशन है, कुछ मुख्य बिंदु इसमें से निकल के आई हैं कि भाई देर आर इम्पैक्ट्स ऑफ लार्ज के मतलब रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स। हमने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे और भी बहुत सारे इस देश में एग्जांपल्स हैं। डेफिनेटली क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव से देखो तो एक सोल्यूशन है, बट ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं जितना ज्यादा ये कैपिटलिस्ट सिस्टमिक चेंज के बिना ये सोल्यूशन जो है ये जो पूरी न्यू लिबरल कैपिटलिस्ट सिस्टम है, इसमें जब तक ये सोल्यूशन ऑपरेट करेगी जहाँ पे प्राइवेट प्लेयर्स को सबसे ज्यादा प्रॉफिट दिया जाएगा और उसको बहुत इम्पोर्टेंट जगह पे रखा जाएगा, तो इस पूरे इसमें हम लोग दो तीन चीजें कि मतलब रिन्यूएबल एनर्जी उतनी बेनाइन नहीं है जितना हम सोचते हैं। उसकी भी एक कार्बन कॉस्ट है। हमें डीग्रोथ और अपनी जो डेवलपमेंट की जो पर्सपेक्टिव है उस पे भी बात और सवाल खड़े करने पड़ेंगे। हमको एनर्जी एफिशिएंसी की बात करनी पड़ेगी, एनर्जी कंजर्वेशन की बात करनी पड़ेगी। बिजनेस एज यूजुअल हम इस पूरी प्रक्रिया को नहीं चला सकते हैं। अगर लार्ज स्केल है तो उसके प्रॉब्लम्स हमने कई देखे और सुने इस सत्र में, बट डिसेंट्रलाइज्ड के अपॉर्चुनिटीज के बारे में भी सुना, और किस तरह से डिसेंट्रलाइज्ड कोऑपरेटिव मॉडल्स या अन्य डिसेंट्रलाइज्ड मॉडल्स एक ये हो सकता है, एक आंसर हो सकता है, वो चाहे सोलर पीवी के तौर पे हो या रूफटॉप के तौर पे हो या एजुकेशन के लिए यूज किया जा रहा हो या हेल्थ फैसिलिटीज दूर दराज एनर्जी एक्सेस प्रोवाइड करने के लिए दूर दराज के एरियाज में उसके लिए हो। तो ये सारे प्रक्रिया में हमने देखा कि डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल एनर्जी की भी बात, जिसका कि बहुत बड़ा पुश सरकार नहीं कर रही है, शायद इसलिए क्योंकि वो टोटली ओन्ड बाय पीपल हो सकती है। इट वोंट बी मतलब ये जो बड़े बड़े मॉडल्स हैं उसको उसमें कॉर्पोरेट्स की ही इंटरेस्ट है। तो ये जो सत्र है, ये डिस्कशन, आई थिंक रिन्यूएबल्स बहुत हमने अभी देखा ही है कि भाई एनर्जी ट्रांसिशन का जो पूरा प्रक्रिया है पिछले 10 सालों में ही इतनी जोर पकड़ी है ये प्रक्रिया। बिफोर दिस वी डिड नॉट हियर अबाउट ट्रांसिशन इन वेरियस सेक्टर्स, एंड इन द पास्ट 10 years वी बीन टॉकिंग अबाउट एनर्जी ट्रांसिशन इन अ बिग वे। अभी जो है सोलर प्रोजेक्ट्स और विंड प्रोजेक्ट्स और ये रोल आउट हो रहे हैं, और इसके जो परिणाम है, इसके चाहे अच्छे परिणाम हो या दुष्परिणाम हो, कोई भी चीज का वो it won't be visible as soon as the project is implemented. So of course there's a long way to go, and we are already seeing certain impacts. We need to find solutions. This is the time to also invest in a strong regulatory framework for the renewables in this country. तो ये सब निचोड़ लेके आई गेस द डिस्कशन ऑन रिन्यूएबल्स विल कंटिन्यू, and it will become more and more prominent, like fossil fuel and of course land rights and जल जगल जमीन के जो भी अधिकार हैं उससे जोड़ के ये as Meenakshi said that wind energy, wind and solar is seen to be as something that is that's available in abundance, but then in order to make it available, land and other resources are needed, and those resources are not, unfortunately, in abundance. So we need to kind of have a very structured approach to this whole aspect of renewable energy growth in this country. It needs to be inclusive. So I'll leave all of you with these concluding remarks of these speakers. On behalf of NAPM, I'd like to thank all the speakers, Meenakshi, Bhargavi, Vasundhara, Sumerji, and Mayank for taking out time from your busy schedules to join us on a Sunday evening, as well as the participants and others who are actually part of this whole process. The Grounded Voices series will continue, and we'll be talking more about
not just climate but other issues as well in the country. Basically, we'll be back on next Sunday around the same time with another issue. Thank you so much everyone for joining us. Is there something else, Amol, or are we Meera, can we kind of just, is there something that you want to share? I don't know if Meera is there. नहीं, थैंक्स अ लॉट प्रिया, ने बहुत बढ़िया डिस्कशन रहा सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आई थिंक वी कैन एंड नाउ। तो मैं फेसबुक लाइव अगर साथी रहना चाहें, थोड़ा डिस्कस करना चाहें तो कर सकते हैं, मैं बस ऑफ कर देता हूँ। Thank you everyone. Thank you. Thanks Priya. Thank you everybody.